नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम लोग लोअर PCS के लिए इकोलॉजी का चौथा चैप्टर करेंगे, जो कि है पर्यावरण, प्रदूषण एवं क्षरण। इसके पहले के तीनों चैप्टर हो चुके हैं, उनकी थियरी भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, जो कि आप लोग जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो आज हम चौथे चैप्टर का जो है थियरी वाला पोर्शन करेंगे। इसके बाद इसका जो है MCQs वाला पोर्शन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पर्यावरण प्रदूषण। तो देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे। तो पर्यावरण के अजैविक घटकों यानी वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीवन एवं जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। प्रदूषक क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संतुलन की स्थिति में अव्यवस्था, अवनयन या प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ या ऊर्जा के किसी भी रूप को जो है प्रदूषण कहा जाता है। ये प्रदूषक ही पर्यावरण को प्रदूषित करने के में जो है मुख्य सहायक का कार्य करते हैं। तो जो प्रदूषण फैलाते हैं उनको प्रदूषक कहते हैं। सामान्य सी बात है। प्रदूषण के स्रोत। तो प्रदूषकों के जनन के स्रोतों के आधार पर पर्यावरण प्रदूषण के स्रोतों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव जनित स्रोत। तो पहले देखेंगे प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत। तो इसके अंतर्गत ज्वालामुखी राख एवं धूल, भूकंपीय घटनाओं के कारण उत्पन्न दरारों के द्वारा धरातली सतह पर लाए गए तत्वों, बाढ़ के जल, भूमि अपरदन द्वारा उत्पन्न अवसाद आदि प्रदूषकों को सम्मिलित किया जाता है। ये हो गए प्राकृतिक स्रोत। अब मानवजनित स्रोत क्या है? तो इसके अंतर्गत औद्योगिक स्रोत, कृषि स्रोत तथा जनसंख्या स्रोत आदि को सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक प्रदूषक क्या हैं? वह प्रदूषण जो स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 आदि। ये हो गए प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। द्वितीय प्रदूषक देखते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो वह प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों तथा वायुमंडल से रासायनिक क्रिया करके बनते हैं, वो द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे ओजोन हो गया और पैन हो गया। सूक्ष्मजीव द्वारा अनअपघटित प्रदूषक। सूक्ष्मजीव द्वारा अनअपघटित प्रदूषक भारी धातुएं जैसे सीसा हो गया, पारा हो गया, आर्सेनिक हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया इत्यादि भारी धातुएं हैं। इसके अलावा DDT आदि। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HCF हो गया, क्लोरीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। कचरा वह वस्तु है जिसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है और उसे फेंका जाना होता है। कचरा किसी प्रसंस्करण के अंत में बची हुई वस्तु भी होती है। उदाहरण के लिए जब गन्ने को गन्ना मिल में प्रसंस्कृत किया जाता है तो कचरे के रूप में बगास जिसे खोई भी बोलते हैं, वो बचता है। घरेलू कचरा क्या है? तो ये सब सामान्य सी बातें हैं। मलजल, डिटर्जेंट, गंदगी अथवा ग्रीस, संदूषित जल, घरेलू कचरा और पैकेजिंग सामग्री, उपकरण, फर्नीचर, कार्यालय उपकरणों और उपयोग किए गए कारों सहित भारी भरकम कचरा घरेलू कचरा हो गया। औद्योगिक कचरा क्या है? तो सभी प्रकार की फैक्ट्रियों से ठोस और बहिस्राव। सबसे अधिक प्रदूषक हैं कौन? वेधशाला, शराब बनाने की फैक्ट्री, चर्म उद्योग, वस्त्र उद्योग, पेपर और इस्पात मिल और अधिकांश रासायनिक उद्योग। यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण होता है। निर्माण उद्योग भवनों से कचरा सामग्री उत्पन्न करता है। जिन भवनों को तोड़ा गया है या पुनर्निर्माण किया जाता है और भवन के बनने के बाद सामग्री को हटा दिया जाता है। निष्कर्षण उद्योग जनित कचरा। खनन, उत्खनन और ड्रेजिंग से निष्कर्षण के दौरान ठोस कचरा और गारा सृजित होता है, जो प्रसंस्करण के दौरान होता है। खाद्य प्रसंस्करण और पके भोजन से कचरा। तो होटलों और रेस्तराओं में से बचा भोजन, जैविक ठोस और तरल कचरा जो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से उत्पन्न होता है। परमाणु कचरा क्या है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और परमाणु हथियारों के निर्माण से उत्पन्न रेडियोधर्मी कचरे जो हजारों वर्षों तक सक्रिय रहते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। इन नियमित स्रोतों के अतिरिक्त विशेष अवसरों से भी कचरे उत्पन्न होते हैं। युद्धों और संघर्षों से उत्पन्न कचरा। तो लाशों और क्षतिग्रस्त भवनों के अलावा युद्ध अपने पीछे विस्फोटक,
जिंदा बम, लैंड माइन आदि छोड़ जाता है। कतिपय मामलों में घातक युद्धक सामग्रियों का दशकों तक प्रभाव बना रहता है। वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त घासनाशी तत्व एजेंट ऑरेंज और 1991 में खाड़ी युद्ध में प्रयुक्त खाली किए गए यूरेनियम इसके उदाहरण है। त्योहारों समारोहों आदि से उत्पन्न कचरा। तो त्योहारों जैसे दिवाली, खेल समारोहों, राजनीतिक रैलियों, धार्मिक समारोहों आदि के दौरान भारी मात्रा में कचरे की उत्पत्ति होती है। तो त्योहारों में भी, न्यू ईयर पे भी काफ़ी जो है कचरा उत्पन्न होता है। क्रिसमस पे भी, जो भी त्यौहार आते हैं भारत में हो या चाहे विश्व में, तो कचरा वहाँ से भी उत्पन्न होता है। जैव चिकित्सा, बायोमेडिकल अपशिष्ट। तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट में मानव और पशुओं के शरीर रचना अपशिष्ट के साथ साथ हुई सुई, सिरिंज की तरह उपकरण और अन्य उपचार और अनुसंधान की प्रक्रिया में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में इस्तेमाल की गई सामग्री शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह अपशिष्ट निदान जो है उपचार या टीकाकरण अस्पतालों, नर्सिंग होम, रोग प्रयोगशालाओं, ब्लड बैंक आदि देश में कुल जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पादन जो है 1,70,000 स्वास्थ्य सुविधाओं से प्रतिदिन जो है 484 टन है के दौरान उत्पन्न होता है। HCP हेल्थ केयर फैसिलिटी, जिसमें 447 TDP को प्रतिबंधित किया जाता है। ई कचरा क्या है? तो ई अपशिष्ट में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके भागों के सभी प्रकार शामिल होते हैं। ई कचरे में जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी के उपकरणों, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, घर मनोरंजन और स्टीरियो सिस्टम और सफ़ेद माल, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर आदि के रूप में सामान शामिल हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मुख्य विशेषता मॉडलों का तेज़ी से पुराना हो जाना है। तो रोज़ नए उपकरण और नए मॉडल दिखाई देते हैं और नतीजन ई कचरा विश्व स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ते अपशिष्ट में से एक है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा एक अध्ययन के अनुसार 2014 में दुनिया में ई कचरे के 41.8 लाख टन मात्रा जो है तैयार की गई थी और यह आंकड़ा 2018 तक 50 लाख टन हो जाएगा। तो उस समय का ये शोध था, तब बताया गया था। ई कचरे में सीसा, तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम, प्लास्टिक की बॉडी आदि जैसे कई खतरनाक सामग्री जो है शामिल होते हैं। यदि ई कचरे को सड़क पर जला दिया जाए या अन्य अनुचित तरीके से पुनर्नवीनीकरण किया जाए तो यह हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर सकते हैं तथा सभी प्राणियों को ये प्रभावित कर सकते हैं। तो ई कचरा भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल होने वाला रसायन। तो अनचाहे जीव जंतुओं को मारने वाले किसी भी रसायन को कीटनाशक कहा जाता है। इसमें खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक और दूसरे रसायन भी शामिल होते हैं। आधुनिक खेतीबाड़ी और सफाई व्यवस्था प्रमुख रूप से कीटनाशकों पर ही निर्भर है। कीटनाशकों ने बीमारी फैलाने वाले कीटों को मारकर लाखों जानें जो है बचाई हैं। उन्होंने फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को मारकर फसल की पैदावार बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 20वीं सदी के मध्य तक कीटनाशकों के रूप में प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था। तो 20वीं शताब्दी के मध्य तक जो है कीटनाशकों को मारने के लिए प्राकृतिक पदार्थों का, ऑर्गेनिक का जो है खाद का प्रयोग किया जाता था। फिर नए रासायनिक पदार्थों जैसे DDT का आगमन हुआ जो बीमारी फैलाने वाले कीटों के खिलाफ ज़्यादा असरकारक थे और DDT जो है हानि भी काफ़ी पहुंचाता है। नए रासायनिक कीटनाशक हालांकि वायुमंडल में प्राकृतिक कीटनाशकों के मुकाबले अधिक देर तक रहते हैं, उनमें से कई मानवों के लिए भी जहरीले होते हैं। ये हो गया। अब DDT के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो कर लीजिए, क्योंकि लोअर के लिए सारी वीडियो आएगी, सारे सब्जेक्ट की वीडियो आएगी। यहाँ से अगर सारे वीडियो आप देख लेते हैं हर सब्जेक्ट के तो 70 नंबर तो यहीं से आ जाएगा आपको। तो चलिए DDT देखते हैं। DDT फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है आपको, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो DDT का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यह जो है एक कीटनाशक है जो इंसानों और फसलों को कीट से बचाने के लिए 1940 के दशक में से जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बनाने में आसान, सस्ता और रासायनिक रूप से स्थिर होता है। DDT का छिड़काव जो है हरित क्रांति का एक बहुत अहम हिस्सा है। यह अलग अलग प्रकार के कई कीड़ों पर बहुत असरकारक है, जैसे फसल में लगने वाले कीड़े, जुएँ जो अपने साथ टाइफस लेकर घूमते हैं और मच्छर जो मलेरिया और पीत ज्वर फैलाते हैं। DDT प्रारंभिक तौर पर कीटों के प्रति बहुत असरकारक है, लेकिन समय बीतने के साथ
कीट इसके रसायन के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित कर लेते हैं। आज इसे एक खतरनाक प्रदूषक तत्व और कैंसर कारक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी खतरनाक है। यह स्तनपायियों के लिए बहुत जहरीला होता है और खाद्य श्रृंखला के सहारे या कई पक्षियों और मछलियों में भी पहुंच जाता है या कई शिकारी चिड़ियों की जो है प्रजनन क्षमता पर भी असर डालता है। तो ये पूरे एनवायरनमेंट के लिए घातक साबित हो रहा है। 1973 में अमेरिका द्वारा डीडीटी पर रोक लगा दी गई। तो 1973 से ही अमेरिका द्वारा रोक लगाई गई है, जिसका प्रमुख कारण राचेल कार्सन द्वारा लिखित किताब साइलेंट स्प्रिंग थी। तो राचेल कार्सन ने एक पुस्तक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग, उसी के आधार पर जो है अमेरिका ने 1973 में डीडीटी पे पूरी तरह रोक लगा दिया। हालांकि अभी भी बहुत सारे विकासशील देशों में मलेरिया से बचाव के लिए डीडीटी का प्रयोग जो है किया जाता है। पीसीबीज, ये क्या है? पीसीबीज पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। तो इसका फुल फॉर्म है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स होते हैं, जो रासायनिक रूप से काफ़ी स्थिर होते हैं। इनका रोधन का गुण बहुत अच्छा होता है। यह अग्नि प्रतिरोधक होते हैं और इनकी विद्युत चालकता काफ़ी कम होती है। इनका इस्तेमाल व्यापक रूप से विद्युत संधारित्र, ट्रांसफार्मर, द्रव्य चालित प्रणाली, प्रतिदीप्त दीप इत्यादि बनाने में किया जाता है। पीसीबीज पर्यावरण में ज़्यादा समय तक रहते हैं और अत्यधिक जहरीले होते हैं। तो ये पर्यावरण में काफ़ी समय तक रहते हैं और बहुत जहरीले भी होते हैं। यह जानवरों के लिए कैंसर कारक तथा मनुष्यों के यकृत एवं स्नायु संबंधी दिक्कतों का एक प्रमुख कारक होते हैं। तो ये भी खतरनाक है। जलाने पर इनसे जहरीली जो है राख निकलती है। वहीं दफनाने पर यह मिट्टी के रास्ते भौम जल में प्रवेश कर जाते हैं। पीसीबीज कई समुद्रों और नदियों में बरसात के कारण पहुँचते हैं। तो ये काफ़ी खतरनाक है, डीडीटी से भी ज़्यादा खतरनाक है ये। आगे देखते हैं। पीसीबीज कई समुद्री स्तनपायियों में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह ऐसे जानवरों की प्रजनन क्षमता पर बहुत बुरा असर डालता है, जिसके कारण कई प्रजातियां जो है विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती हैं। मनुष्य जो इन मछलियों को खाते हैं उन्हें भी पीसीबीज से बहुत खतरा है। ऐसा कहा जाता है कि इन रसायनों ने कनाडा के ग्रेट लेक क्षेत्र में रहने वाले बच्चों का विकृत कर दिया है। तो कनाडा के ग्रेट लेक क्षेत्र में जो रहने वाले बच्चों हैं उनमें बहुतों को इसने विकृत कर दिया है। आश्चर्यजनक रूप से उत्तरी ध्रुव की महिलाओं के दूध में भी पीसीबीज पाए गए हैं। काफ़ी खतरनाक है भैया। उत्तरी ध्रुव की जो महिलाएं हैं उनके दूध में भी पीसीबीज जो है पाए गए हैं, जो कि काफ़ी घातक हैं, काफ़ी खतरनाक हैं। डाईऑक्सिन्स रासायनिक पदार्थों का एक ऐसा समूह है जो कई प्रकार की औद्योगिक चीज़ों और उनको बनाने के तरीकों के में संदूषित तत्व के रूप में पाया जाता है। यह मनुष्यों अथवा जानवरों के लिए अत्यंत खतरनाक होता है और इसे कैंसर कारक के रूप में भी जाना जाता है। तो डाईऑक्सिन्स भी एक कैंसर कारक है, काफ़ी खतरनाक है। डाईऑक्सिन का निर्माण तब होता है जब कचरे को ठीक ढंग से नष्ट नहीं किया जाता है या जब प्लास्टिक, कोयला या सिगरेट जलाया जाता है, तब डाईऑक्सिन का निर्माण होता है। जब किसी गाड़ी में ईंधन का कुछ हिस्सा जलता है तो उससे डाईऑक्सिन निकलता है। डाईऑक्सिन पौधों, मिट्टी और पानी में जमा होता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। डाईऑक्सिन का उत्पादन कागज़ के निर्माण के समय भी होता है। कागज़ का सफ़ेद रंग ब्लीचिंग की वजह से आता है और इसमें अत्यधिक जहरीले रसायनों का उपयोग होता है। ब्लीचिंग में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, जिससे टॉक्सिन्स का निर्माण होता है, जिनमें डाईऑक्सिन भी शामिल होते हैं। अंत में यह जहरीला कूड़ा कागज़ निर्माणशाला से होते हुए सभी जलाशयों में प्रवेश कर जाता है। सीसा अथवा पारा। शीशे को पेट्रोल में मिलाया जाता था ताकि इंजन बंद ना हो। हालांकि अब शीशे को पेट्रोल से हटा लिया गया है, लेकिन यह अभी भी कुछ रंगों में मौजूद रहता है और इसका स्राव खनन और प्रज्वलन के समय भी होता है। रसायन और प्लास्टिक उद्योग पारे को कूड़ा करकट के साथ नदी, तालाब अथवा समुद्र में बहा देते हैं या फिर ज़मीन पर कचरे के रूप में फेंक देते हैं। इसके कारण मछलियों और मनुष्यों में विषाक्तीकरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ तक कि अगर थर्मामीटर या वैज्ञानिक अथवा चिकित्सकीय औजारों में मौजूद पारे का गर्म हालात में रिसाव हो गया तो यह काफ़ी हानिकारक हो सकता है। इसका एक उदाहरण कोडाईकनाल पारा मामला है। तो पारा जो है ये भी काफ़ी घातक साबित हो सकता है। जो थर्मामीटर में पारा लगा होता है वो भी। एस्बेस्टॉस, ये भी काफ़ी खतरनाक है। एस्बेस्टॉस स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होता है। रेशे फेफड़ों और श्वास नली के तंतुओं में जाकर जो है अटक जाते हैं। तो फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए काफ़ी खतरनाक होता है एस्बेस्टॉस।
इससे एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है जो श्वसन तंतुओं पर असर डालता है। इसके कारण सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और कभी कभी पीड़ित की मृत्यु भी हो सकती है। तो डायरेक्ट फेफड़े पर असर डालता है, लंग्स पर। रेशों से फेफड़े और आंत संबंधी कैंसर भी हो सकते हैं। तो इनसे जो है फेफड़े और आंत संबंधी कैंसर भी हो सकते हैं। एस्बेस्टस से होने वाले रोग विकसित होने में बहुत समय लेते हैं, मतलब धीरे धीरे विकसित होते हैं। एस्बेस्टस के मजदूरों में फेफड़े का कैंसर और एस्बेस्टोसिस रोग उनके एस्बेस्टस से संपर्क में आने के 15 या उससे अधिक वर्षों बाद विकसित होता है। WHO और यहाँ तक कि ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होगा ILO का, ने सभी देशों को एस्बेस्टस के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सलाह भी दी है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो एस्बेस्टस के खनन, उत्पादन या इससे जुड़े किसी और तरीके से अपनी जीविका चलाते हैं। चूँकि यह उनकी रोजी रोटी का सवाल है, इसीलिए उन्हें इस काम में मौजूद खतरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी बीमारी धीरे धीरे लंबे समय के बाद विकसित होती है। एस्बेस्टस द्वारा छतों के निर्माण के अलावा गाड़ी के हिस्सों के लिए एस्बेस्टस की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि गाड़ियों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। उत्पादन और व्यापारी कभी अपना हाथ नहीं छोड़ेंगे। वह सरकार पर और दबाव बनाते हैं, जो पहले से ही एस्बेस्टस का आयात शुल्क कम रख के उनकी रक्षा करती आ रही है। फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश क्या है? तो कोयला जलाने के समय उसमें मौजूद अपशिष्ट बाहर निकल आता है और वो दहन कक्ष में मौजूद निकास गैसों के साथ हवा में तैरने लगता है। जैसे जैसे यह अपशिष्ट हवा में ऊपर उठता जाता है, यह ठंडा होकर कठोर होने लगता है और कांच के समान गोलाकार रूप लेने लगता है, जिसे फ्लाई ऐश कहा जाता है, जो कि महीन सीमेंट जैसा चूरा होता है। तो इसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। हमारे भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक होने के कारण हमारे बिजली घर फ्लाई ऐश का निर्माण बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 130 लाख टन, अभी शायद 200 टन के करीब। यह राख अक्सर ज़मीन अथवा जलाशयों में जमा हो जाती है। उसका लगभग 50% ईंट रोड़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो फ्लाई ऐश निकलती है उसका 50% जो है उससे ईंट बनाई जाती है, रोड़ा बनाने में जो है इसका इस्तेमाल होता है। फ्लाई ऐश का मानव स्वास्थ्य पर और पर्यावरण दोनों पर बहुत बुरा असर होता है। राख को जमा करने के लिए ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा लगता है। यहाँ तक कि राख की मात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होने के कारण बिजली घरों के पास जगह की कमी होती जा रही है। राख में मौजूद जहरीले धातु भौम जल को भी दूषित कर देते हैं। फ्लाई ऐश में लगातार सांस लेने से न्यूमोनिटिस, एलर्जी, दमा, लंग फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, कैंसर और सिलिकोसिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। खतरनाक रसायन और अपशिष्टों पर अंतर्राष्ट्रीय पहल। तो खतरनाक रसायन और अपशिष्टों पर अंतर्राष्ट्रीय पहल ये हम लोग देखेंगे। तो पहला है बसेल करार। औद्योगिक देशों और द्वारा अपने खतरनाक अपशिष्टों को विकासशील देशों में निस्तारण करने की प्रक्रिया के विरोध में 1989 में इस करार को किया गया था। तो 1989 में जो है ये करार किया गया बसेल करार के नाम से, जो औद्योगिक देश जो है अपने अपशिष्टों को विकासशील देशों में भेज देते थे निस्तारण के लिए, उस पर रोक के लिए, उसके विरोध में किया गया था। इस करार में ऐसे खतरनाक अपशिष्टों पर चर्चा की गई जो विस्फोटक, ज्वलनशील, जहरीले, क्षयकारी और विषाक्त होते हैं। तो ये हो गया बसेल करार। कब? 1989 में। बसेल करार के प्रमुख मुद्दे, तो इसके मुद्दे क्या थे? इस प्रकार के जहरीले अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय सरहद के पार जाने पर रोक, खतरनाक अपशिष्टों का निस्तारण पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करना और साथ ही इस प्रक्रिया को बढ़ावा देना, खतरनाक अपशिष्टों से के उत्पादन में कमी लाना। अब रॉटरडैम करार हो गया, इसको देखते हैं। रॉटरडैम करार रसायनों के उत्पादन और उनके व्यापार में हुई नाटकीय बढ़त ने खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों द्वारा होने वाली समस्याओं की ओर विशेष ध्यान आकृष्ट किया है। 1998 में आयोजित इस सम्मेलन में 30 खतरनाक कीटनाशकों के लिए एक अनिवार्य पूर्वानुमति प्रक्रिया PIC की शुरुआत की गई। तो 1998 में ये रॉटरडैम करार होता है, जिसमें 30 खतरनाक कीटनाशकों के लिए एक अनिवार्य पूर्वानुमति प्रक्रिया जो है शुरुआत की गई। ऐसी चीज़ों के निर्यातक को उनके आयातकों को निर्यात की जाने वाली वस्तु का उनके शरीर और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के बारे में जानकारी देनी होगी। ये रॉटरडैम करार की बात है। सतत जैविक प्रदूषकों पर आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
स्टॉकहोम सम्मेलन किस पे, सतत जैविक प्रदूषकों पर आयोजित हुआ था ये। तो इस करार को 2001 में जो है अपनाया गया था ताकि पीओपीज़ के बढ़ते खतरे से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ ठोस कदम जो है उठाया जा सके। इस सम्मेलन में सभी जानबूझकर उत्पादित पीओपीज़ जैसे औद्योगिक रसायन और कीटनाशक को हटाने या उनके इस्तेमाल को कम करने की मांग जो है की गई थी। डाईऑक्सिन और फुरन्स जैसे गलती से उत्पादित पीओपीज़ के उत्पादन को भी कम करने और जहां संभव हो वहां उन्हें नष्ट कर देने की मांग की गई। उनका भंडारण ठीक से किया जाए एवं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उनका निस्तारण कर दिया जाए। इस सम्मेलन में कुछ व्यापारिक बंधन भी लगाए गए। पारे पर आधारित मिनामाटा सम्मेलन। तो पारे से मिनामाटा डिजीज़ होता है, आप लोग को पता होगा। तो पारे पर आधारित मिनामाटा सम्मेलन, यह सम्मेलन पर अरे के बुरे प्रभाव से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने के लिए की गई संधि है। इसे यूएन द्वारा 2015 में अपनाया गया। यूएन द्वारा कब अपनाया गया? 2015 में। इस सम्मेलन में मुख्यतः जिन बातों पर प्रकाश डाला गया वो है नई मरकरी खदानों पर रोक, पुराने मरकरी खदानों को बंद करना, अलग अलग वस्तुओं में मरकरी के इस्तेमाल पर रोक लगाना या पूर्णतः बंद कर देना, मरकरी को हवा, ज़मीन या पानी में घुलने से रोकना, छोटे स्तर पर की जाने वाली सोने के खनन पर रोक लगाना। इस सम्मेलन में मरकरी के रखरखाव और अपशिष्ट बनने के बाद उसके निस्तारण, उसके द्वारा दूषित जगहों और स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में भी बताया गया है। भारत ऊपर लिखे सभी चारों सम्मेलनों में शामिल है। तो ये जितने अभी सम्मेलन बताए गए चारों सम्मेलनों में भारत शामिल है। प्रदूषण के प्रकार अभी देखते हैं। प्रदूषण वह माध्यम या साधन जिनसे होकर विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का परिवहन एवं विसरण होता है वो प्रदूषण होते हैं। प्रदूषणों को कई आधारों पर कई प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला देखते हैं प्रदूषण के प्रकार। प्रकृति के आधार पर, क्षेत्र एवं स्रोत के आधार पर, प्रदूषण की अवस्थिति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर भौतिक प्रदूषण और सामाजिक प्रदूषण। भौतिक प्रदूषण में क्या हो गया? स्थलीय प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। सामाजिक प्रदूषण की बात करें तो आर्थिक प्रदूषण, धार्मिक प्रदूषण, राजनीतिक प्रदूषण जैसे कि युद्ध, मानवीय दंगा तथा हिंसा, सामाजिक प्रदूषण ये हो गए। क्षेत्र एवं स्रोत के आधार पर नगरीय प्रदूषण हो गए, ग्रामीण प्रदूषण हो गए, औद्योगिक प्रदूषण और कृषि प्रदूषण। प्रदूषण की अवस्थिति के आधार पर देखें तो पॉइंट प्रदूषण, नॉन पॉइंट प्रदूषण, ये सारी चीज़ें हो गई। ठोस, तरल और गैसीय तत्व यथा जहरीले रसायन, ऊर्जा यथा ताप, प्रकाश अथवा ध्वनि, जीवित जीवाणु यथा बैक्टीरिया और इनवेसिव प्रजाति, प्रभावित जैवमंडल के भाग के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रदूषक होते हैं और इनके संदूषण की प्रवृत्ति निम्न होती है। भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण ये प्रदूषण के प्रकार हैं। ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, दृश्य प्रदूषण, रेडियोधर्मी अथवा आयनीकरण प्रदूषण, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, पराबैंगनी विकिरण ये प्रदूषण के प्रकार हो गए। अब एक एक देखते हैं। वायु प्रदूषण सबसे पहले देखते हैं। एयर पॉल्यूशन। जब वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए जिससे कि वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाए तथा यह जैव समुदाय के लिए हानिकारक हो तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। देख सकते हैं आंतरिक वायु प्रदूषण के स्रोत मच्छर मारक जो होता है, अगरबत्ती, धूल, तंबाकू, चूल्हे से बाहरी हवा, लकड़ी और कागज़ जलाना, अगरबत्ती, बिजली संयंत्रों से निर्माण और सड़क धूल ये आंतरिक हो गए। अब बाहरी देख लेते हैं। ईंट भट्ठी, बिजली संयंत्रों, निर्माण और सड़क धूल, उत्सर्जन, बायोमास जलन, उद्योग, ओपन वेस्ट बर्निंग, परिवहन ये घर के बाहर से जो वायु प्रदूषण होता है। अब देखते हैं वायु प्रदूषकों के प्रकार। प्राकृतिक प्रदूषक, ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों से अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों से निकलते हैं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट तथा जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें आदि। मानव जनित प्रदूषक क्या है? तो इसमें कारखानों, रसोई घरों, स्वचालित वाहनों आदि से निकलने वाले प्रदूषक शामिल होते हैं। वायु प्रदूषण तब होता है जब वायु में सुरक्षित सीमाओं से अधिक प्रदूषण हो जाता है और मनुष्य, पशु, इमारतों या किसी भी सामग्री के लिए हानिकारक हो जाते हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। चलते वाहन, कारों, बसों, विमानों, ट्रकों और ट्रेनों से निकले धुएं का निकास, उद्योग,
विद्युत संयंत्रों, तेल रिफाइनरियों, औद्योगिक सुविधाओं और कारखानों से निकले निकास धुएँ, कारखानों से गैसों का लीक होना, निर्माण स्थल और खदानें धूल निकलती हैं उससे, आग, शहर अपशिष्ट, बायोमास, ईंधन, लकड़ी आदि जलने से धुआं, प्राकृतिक प्रक्रियाएं, मवेशियों के उससे उत्सर्जन जो होता है, कार्बनिक पदार्थों का सेवन, धूल उड़ाती हवा, ज्वालामुखी धूल, घटनाक्रम, त्योहारों और समारोहों के दौरान जो है पटाखे फोड़ना, इससे भी वायु प्रदूषण होता है। प्राथमिक वायु प्रदूषक, ये भी पूछ लिया जाता है। प्राथमिक वायु प्रदूषक में निम्न शामिल हैं। पार्टिकुलेट पदार्थ, इसमें ठोस कण और तरल निलंबन दोनों शामिल हैं। मृदा कण, कालिख, सीसा, एस्बेस्टॉस और सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें इसके उदाहरण हैं। कार्बन और नाइट्रोजन की ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड भी प्राथमिक प्रदूषक में आता है। और मीथेन और बेंजीन जैसे हाइड्रोकार्बन भी जो है प्राथमिक प्रदूषक में आता है। बेंजीन भी जो है काफ़ी खतरनाक है, इससे ब्लड कैंसर का खतरा रहता है। द्वितीयक वायु प्रदूषक, तो द्वितीयक कौन से हैं? द्वितीयक वायु प्रदूषक में निम्नलिखित शामिल हैं। ओजोन, यह ऑक्सीजन का एक रूप है। जब यह पृथ्वी से सबसे निकटतम सतह अर्थात शोभ मंडल में मौजूद होता है तो यह एक अत्यंत जहरीली गैस होती है। हालांकि पृथ्वी से 10 से 45 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में यह एक अत्यंत उपयोगी गैस है। तो समताप मंडल में तो ये उपयोगी गैस है क्योंकि यूवी रेज को ये रोकती है, उससे हमें बचाती है। लेकिन क्षोभ मंडल में ये हमारे लिए खतरनाक भी है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है तब यह बनती है। वास्तव में सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। दुनिया भर में उद्योग और ऑटोमोबाइल बाहरी वायु प्रदूषण के लिए मुख्य योगदान करते हैं। शहरी गर्म द्वीप, अर्बन हीट आइलैंड का प्रभाव, बड़े शहरों जैसे व्यापारिक जिलों के केंद्रीय क्षेत्र शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में गर्म होते हैं। ऐसे क्षेत्र को शहरी गर्म क्षेत्र कहा जाता है और वह निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होते हैं। अंधेरे और ऊंची इमारतों और डामर सड़कों के द्वारा प्रकाश और विकिरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रहण किया जाता है। यह वापस गर्मी के रूप में प्रतिबिंबित होता है जो क्षेत्र को गर्म करता है। अक्सर कोई पेड़ और अन्य वनस्पति नहीं होती है जो वाष्पीकरणीय शीतलन प्रदान कर सकती है। वाहनों, एयर कंडीशनर और जनरेटर द्वारा गर्मी ज़्यादा हो जाती है। गर्म द्वीप प्रभाव उच्च परावर्तन कोटिंग्स, हरी छतों, पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकला, पैदल यात्री केवल क्षेत्रों और अन्य ऐसे उपायों से कम किया जा सकता है। इसे पूरी तरह समाप्त करना मुश्किल है। फोटोकेमिकल धुंध और इसका कारण, तो फोटोकेमिकल धुंध क्या है? तो फोटोकेमिकल धुंध सूर्य के प्रकाश और ऑटोमोबाइल निकास गैसों जैसे हाइड्रोकार्बन के बीच प्रतिक्रियाओं के कारण बना वायु प्रदूषक का एक अनोखा प्रकार है। सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने के लिए वातावरण में ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करती है। तो सबसे पहले जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने के लिए वातावरण में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। सूर्य के पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रिक ऑक्साइड और मोनोआटोमिक ऑक्सीजन में विभाजित कर देती है। फिर मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन ओजोन बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन अंजला पेट्रोल, पेरोक्सीसाइटिल नाइट्रेट और उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं। इसका परिणाम एक भूरी धुंध है। ओजोन से सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द, थकान और श्वसन समस्याएं बढ़ सकती हैं। पेरोक्सीसिटिल नाइट्रेट आँखों में परेशानी कर सकता है जिससे आँखों में दर्द होता है और पानी निकलता है। राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक, राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक NAAQS, भारत सरकार ने 1982 में राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों NAAQS को अपनाया। 2009 में NAAQS को संशोधित किया गया जिसे उन्हें औद्योगिक और आवासीय दोनों क्षेत्रों के लिए समान रूप से लागू किया गया। 1982 में आया था और 2009 में इसमें संशोधन किया गया। मानक 12 प्रमुख वायु प्रदूषकों जैसे कि निलंबित पार्टिकुलेट पदार्थ SPM, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा, आर्सेनिक और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सीमा निर्दिष्ट करते हैं। SPM में अत्यंत छोटे कण और तरल बूंद होते हैं जिनमें एसिड, कार्बनिक रसायन, धातु और मिट्टी या धूल कण होते हैं।
राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP, नेशनल एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP को क्रियान्वित कर रहा है। नेटवर्क में 127 शहरों या कस्बों को कवर करते हुए 342 ऑपरेटिंग स्टेशन हैं। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम यानी कि NAMP को क्रियान्वित कर रहा है। नेटवर्क में 127 शहरों कस्बों को कवर करते हुए 342 ऑपरेटिंग स्टेशन बनाए हैं। NAMP के उद्देश्य निम्न हैं: परिवेश वायु गुणवत्ता की स्थिति और प्रवृत्तियों का निर्धारण, निश्चित करना कि निर्धारित परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को उल्लंघन हो रहा है या नहीं, वैसे शहरों की पहचान करना जिन्होंने मानक गुणवत्ता को प्राप्त नहीं किया है, निवारक और सुधारात्मक उपायों के विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और समझ प्राप्त करना, प्रदूषण में कमी, प्रकीर्णन, वायु गतिविधि, शुष्क निक्षेपण, वर्षा और रासायनिक परिवर्तन से पर्यावरण में चल रहे प्राकृतिक स्वच्छीकरण प्रक्रिया को समझना। भारत में उद्योगों द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषण। उद्योगों से उत्पन्न वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं? कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से PM, SO2, NOx, CO, CO2, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पारा इत्यादि। स्टील प्लांट से बड़ी मात्रा में CO2, CO, SO2, पॉलीसाइक्लिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन्स PAH बोलते हैं, और सीसा। सीमेंट प्लांट से PM यानी पार्टिकुलेट मैटर, NOx, SO2, CO, CO2 और धूल। रिफाइनरीज से PO पार्टिकुलेट मैटर, NOx यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, SO2, CO और CO2। बाहरी वायु प्रदूषण के प्रभाव। सामान्य वायु प्रदूषक के स्वास्थ्य पर प्रभाव, प्रदूषक स्वास्थ्य पर प्रभाव ये देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर। लघु अवधि बीमारियां जैसे फेफड़ों की बीमारी, अस्थमा के दौरे, तीव्र ब्रोंकाइटिस, श्वसन संक्रमण के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि, हृदय रोग वाले लोगों में दिल का दौरा, दीर्घकालिक संवेदनशीलता, दीर्घकालिक देखते हैं तो फेफड़े का कम काम करना, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यहाँ तक कि समय पूर्व मृत्यु भी। ओजोन से क्या दिक्कत है? तो ओजोन श्वसन तंत्र को उत्तेजित करता है, गहरी सांस लेते समय सीने में जकड़न या दर्द होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें NO2 की तो फेफड़े के कार्य में कमी, श्वसन संबंधी लक्षण में वृद्धि इत्यादि। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की बात करें तो कम सांद्रता में आँखों, नाक, गले और फेफड़ों की त्वचा श्लेष्म झिल्ली को परेशान करती है। उच्च सांद्रता फेफड़े के कार्य को प्रभावित करता है, अस्थमा बिगाड़ता है, मौजूद हृदय रोग भी बढ़ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये भी काफ़ी खतरनाक है। रक्त हीमोग्लोबिन CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है। ऑक्सीजन के संचरण के लिए उपलब्ध हीमोग्लोबिन में कमी को जैसे हृदय और मस्तिष्क थकान, चक्कर आना और बेहोशी। अत्यधिक उच्च स्तर पर CO मृत्यु का कारण भी बन सकता है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय कारगर हो सकते हैं। जैसे समाज को वायु प्रदूषण से होने वाले घातक परिणामों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। वायुमंडल में सकल प्रदूषण भार को घटाने के लिए सक्रिय प्रयास किया जाना चाहिए। डीजल से चलने वाले वाहनों में CNG का प्रयोग जो है CNG के प्रयोग को जो है बढ़ावा देना चाहिए। कम हानिकारक उत्पादों की खोज की जानी चाहिए जैसे सौर चालित मोटर कार। बैग फिल्टर उपकरण के माध्यम से कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले कणिकीय पदार्थों को फिल्टर करके अलग किया जाना चाहिए। ये कुछ उपाय हो गए। अब हम लोग जल प्रदूषण देखेंगे। तो जल प्रदूषण से प्रभावित जल निकायों के प्रकार। भूजल प्रदूषण पृथ्वी की सतह के नीचे संग्रहित भूजल यानी पीने के पानी का प्रमुख स्रोत। जब जहरीली प्रदूषक मिट्टी के अंदर धीरे धीरे रिश्ते हैं तो यह भूजल को दूषित कर देते हैं और ऐसा जल पीने या मनुष्यों के उपयोग के लिए असुरक्षित बन जाता है। सतही जल प्रदूषण की बात करें तो नदियाँ, झीलें और तालाब जैसे मीठे जल के स्रोत
मानव उपभोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना उपचार के छोड़ा गया गंदा पानी, कृषि अपशिष्ट, खाद, कीटनाशक आदि, कारखानों से निकलने वाला कचरा, प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरा, समुद्री जल प्रदूषक। तो समुद्रों में होने वाले 80% प्रदूषण की शुरुआती भूमि से होती है। तो समुद्रों में होने वाले 80% प्रदूषण की शुरुआत जो है भूमि से ही होती है, जैसे प्लास्टिक कचरा, तेल रिसाव, रासायनिक कचरा, धातु कचरा इत्यादि। इसके दुष्प्रभाव से जो है समुद्री जीवन को हानि पहुंचती है, मानव स्वास्थ्य को खतरा होता है और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब डिटेल देखते हैं। जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में प्राकृतिक एवं मानव जनित प्रक्रियाओं द्वारा होने वाला ऐसा अवनयन जिससे कि वह मानव एवं अन्य जैविक समुदायों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं? तो जल प्रदूषक के स्रोत को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक स्रोत, इसके अंतर्गत मृदा अपरदन, भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गार तथा पौधों एवं जंतुओं के विघटन एवं वियोजन को सम्मिलित किया जाता है। तो ये प्राकृतिक स्रोत हो गए। मानव जनित स्रोत में इसके अंतर्गत औद्योगिक, नगरीय, कृषि तथा सामाजिक स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। हर दिन 2 मिलियन टन सीवेज और औद्योगिक और कृषि कचरे को पानी में छोड़ दिया जाता है, जो कि 6.8 अरब लोगों की संपूर्ण मानव आबादी के वजन के बराबर है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए, हर दिन जो है 2 मिलियन टन सीवेज, औद्योगिक और कृषि कचरे को जो है पानी में छोड़ दिया जाता है, जो कि 6.8 अरब, लगभग 7 अरब लोगों की संपूर्ण मानव आबादी के वजन के बराबर है। सालाना उत्पादित किए गए अपशिष्ट जल की मात्रा लगभग 1500 घन मीटर है। तो सालाना उत्पादित किए गए अपशिष्ट जल की मात्रा लगभग 1500 घन मीटर है, जो विश्व में सभी नदियों में विद्यमान जल से 6 गुना अधिक है। विकासशील देशों में 70% औद्योगिक अपशिष्ट अनुपचारित अवस्था में जल में छोड़ दिए जाते हैं, जहां वह मौजूदा जल आपूर्ति को दूषित करते हैं। छोटे पैमाने पर खनिकों द्वारा उत्पादित सोने की हर इकाई के लिए पारे का लगभग 1 इकाई पर्यावरण में उत्सर्जित होता है और प्रत्येक वर्ष कुल 1000 टन पारे का उत्सर्जन होता है। विभिन्न स्रोतों से अलग अलग जल प्रदूषक। जल प्रदूषक की मुख्य श्रेणियाँ और उनके प्रभाव हैं। अवसाद, बहने वाले पानी में मिट्टी के कणों की अत्यधिक मात्रा होती है। जब मिट्टी का गंभीर क्षरण होता है, आसपास के पानी में मिट्टी के कण होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण को कम करते हैं, जलाशयों को रोकते हैं, प्रवाल भित्तियों को दबाते हैं, मछली के मैदानों को नष्ट कर देते हैं और जलीय खाद्य जाल को बाधित करते हैं। ऑक्सीजन की मांग वाले पदार्थ, सीवेज, पशुचारा, पेपर मिल्स, खाद्य प्रसंस्करण सुविधा आदि से कार्बनिक अपशिष्ट कुछ उदाहरण हैं। इन कचरे में सिकुड़ने वाले बैक्टीरिया ऑक्सीजन को कम कर देते हैं। तो इन कचरों में जो है सिकुड़ने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन को कम कर देते हैं और मछली और अन्य जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बन जाते हैं। संक्रामक सूक्ष्मजीव, परजीवी, कीड़े, वायरस और संक्रमित जीवों के साथ साथ मानव और पशु अपशिष्टों से उत्पन्न बैक्टीरिया इसके कुछ उदाहरण हैं। वह पानी से पैदा होने वाले बीमारियों का कारण बनते हैं। कार्बनिक यौगिक, ये औद्योगिक अपशिष्ट, सतही अपवाह और सफाई एजेंटों से युक्त कार्बन वाले सिंथेटिक रसायन होते हैं। ये रसायन मनुष्य के लिए कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं और मछली और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। अकार्बनिक पोषक तत्व, पशु अपशिष्ट से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पदार्थ, पौधों के अवशेष और उर्वरक रन ऑफ। पोषक तत्वों का यूट्रोफिकेशन। तो पोषक तत्वों का यूट्रोफिकेशन नीचे जिसे समझाया गया हो सकता है और जो शिशुओं और अजन्मे शिशुओं को प्रभावित कर सकता है। यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण। अकार्बनिक रसायन, अम्ल, लवण और औद्योगिक धातु, भारी धातुएं जैसे सीसा, घर साफ करने वाले उत्पाद आदि कुछ उदाहरण हैं। वह पानी पीने या सिंचाई के लिए अयोग्य बनाते हैं, मछलियों और अन्य जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल की पैदावार कम करते हैं और मनुष्यों के लिए कई स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं पैदा करते हैं। जल निकायों का यूट्रोफिकेशन, लेखपाल में आया था ये क्वेश्चन। यूट्रोफिकेशन फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसी पोषक तत्वों द्वारा भरे जल निकाय का पोषण होना है। जब फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है किसी जल में तो वहाँ पे एल्गल ब्लूम हो जाता है।
तो ऑक्सीजन जो है नीचे जो मछलियाँ रहती हैं उनमें कम पहुंच पाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसको यूट्रोफिकेशन या सुपोषण कहते हैं। यह तब होता है जब मलजल और उर्वरक बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों को जलीय निकायों में लाते हैं। यूट्रोफिक झीलों में प्रकाश संश्लेषण गतिविधि बढ़ जाती है। इसके परिणामस्वरूप शैवाल और साइनोबैक्टीरिया की बदबूदार परत पानी पर बन जाती है। जब शैवाल की अत्यधिक संख्या समाप्त हो जाती है तो वह झील के नीचे आते हैं और विघटित हो जाते हैं। चूँकि इस प्रक्रिया में बहुत से विलोपित ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इसलिए कुछ मछलियों की प्रजातियां मर जाती हैं। उन्हें अन्य प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जो कम मात्रा में ऑक्सीजन को सहन कर सकते हैं। यूट्रोफिकेशन वांछनीय नहीं है क्योंकि यह प्रजातियों के मिश्रण को बदलता है और सतह को भी ढकता है। फास्फोरस और नाइट्रोजन इनपुट कम करने में यूट्रोफिकेशन को नियंत्रित करने का सबसे उत्तम तरीका है। पानी की गुणवत्ता मापन। पानी की गुणवत्ता मापन। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनमें पानी की गुणवत्ता को मापा जाता है। जैविक ऑक्सीजन डिमांड, BOD। यह पैरामीटर ऑक्सीजन की मांग वाले कचरे और पौधों के पोषक तत्वों से जल प्रदूषण की मात्रा को मापता है। BOD विशिष्ट स्थितियों में कार्बनिक सामग्री को तोड़ने के लिए विघटित ऑक्सीजन की मात्रा है। यह भाग प्रति मिलियन या ppm में मापा जाता है। पार्ट पर मिलियन में ये मापा जाता है। BOD और जल गुणवत्ता का पैमाना निम्नलिखित है। BOD स्तर ppm में यह है। अगर 1 से 2 है BOD ppm में तो ये पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छा है। विवरण, जैविक अपशिष्ट मौजूद नहीं है। यानी अगर BOD का स्तर 3 से 5 है तो पानी की गुणवत्ता मध्यम है। अगर BOD का स्तर 6 से 9 है तो ये कुछ प्रदूषित है। बैक्टीरिया, विघटन, कुछ जैविक पदार्थ मौजूद हैं। अगर 10 या इससे अधिक है तो समझ लीजिए पानी जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। पानी शुद्ध करने के तरीके जो हैं कुछ नीचे दिए गए हैं। रिवर्स परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि RO। यह प्रक्रिया 1950 के दशक में उत्तरार्ध में खोजी गई थी और इसे लागू करना सरल था, लेकिन अब इसे दुनिया भर में संरक्षण प्राप्त है। RO विधि पानी को एक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से अपवाहित किया जाता है। यह अवांछित पदार्थों को करता है, स्वच्छ शुद्ध पेयजल का उत्पादन करता है। तो अवांछित पदार्थों को हटाकर स्वच्छ शुद्ध पेयजल का उत्पादन करता है। RO कोई रसायन का उपयोग नहीं करता है और इसका उपयोग समुद्र के पानी को अलवड़ी करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि झिल्ली का निर्माण और बाद में निपटारा करने की आवश्यकता है। सामान्य परासरण और विपरीत परासरण के बीच अंतर। तो सामान्य परासरण प्रसार का एक विशेष प्रकार है जिसमें पानी के अणु सांद्रता आर्द्रता के क्षेत्र से कम आर्द्रता के क्षेत्र में एक अर्धपारगम झिल्ली के पार जाते हैं। तो कम सांद्रता से जो है आर्द्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता, ज़्यादा जहाँ पे सांद्रण रहेगा कम की तरफ जाएंगे। झिल्ली पानी को पारित होने की अनुमति देता है, ग्लूकोज, यूरिया और बैक्टीरिया जैसे बड़े अणुओं को नहीं। रिवर्स परासरण तब होता है जब पानी को संकेंद्रता ढाल के खिलाफ झिल्ली में ले जाया जाता है, कम संकेंद्रता से अधिक संकेंद्रता तक, कम से अधिक के यानी उल्टा होता है इसमें, कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की तरफ। यदि सामान्य परासरण होता है तो ताज़ा पानी संकेंद्रित विलय को पतला करने के लिए झिल्ली को पार करेगा। रिवर्स परासरण में स्वच्छ पानी अशुद्धियों को पीछे छोड़ते हुए झिल्ली को पार करता है। पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। पराबैंगनी विकिरण को स्पष्ट, पूर्व फिल्टर्ड और कण मुक्त पानी के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। बैक्टीरिया, वायरस, कवक और कुछ हानिकारक जीवों को नष्ट करने में UV प्रकाश अत्यंत प्रभावी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से उद्योग और अस्पतालों में किया जाता है ताकि पानी को संयंत्रित किया जा सके। इस विधि का उपयोग तलछट और कार्बन फिल्टर के साथ किया जाना चाहिए। आसवन, भाप बनाने के लिए पानी उबाला जाता है और जब यह वाष्प ठंडा हो जाता है तो वह पानी की बूंदों को बनाने के लिए सघन बन जाता है, जो बदले में एक कंटेनर में जमा होते हैं। अवशिष्ट पानी में दूषित पदार्थ होते हैं और इसे त्याग दिया जाता है। परिणामस्वरूप शुद्ध जल खनिज जो है मुक्त पानी प्राप्त होते हैं। तो शुद्ध खनिज मुक्त पानी प्राप्त होता है। कार्बन जैसे अन्य फिल्टर माध्यमों के साथ संयोजन में इस्तेमाल होने पर हमें शुद्ध पानी मिलता है। फिल्टर संयंत्र, इसका उपयोग सीवेज जल को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। अवशिष्ट जल पहले सेप्टिक टैंक और एक गोल रिएक्टर के माध्यम से गुजरता है जिसमें सभी कण और कार्बनिक पदार्थ हटा दिए जाते हैं। इसके बाद पानी एक खुली क्षैतिज लगे बजरी फिल्टर के माध्यम से गुजरता है जिसमें पत्थरों के साथ कंकड़ होते हैं जो कई अशुद्धियों को अवशोषित करते हैं।
अंत में पानी एक खुली पॉलिशिंग तालाब के माध्यम से प्रवाहित होता है। बागवानी और सिंचाई के लिए यह काफ़ी अच्छा है। जलकुंभी एक पौधा है जो प्रदूषित पानी को साफ कर सकता है। इसका उपयोग बायोगैस के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। माइक्रोबियल फ्यूल सेल एमएफसी माइक्रोबियल फ्यूल सेल एक बायो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कार्बनिक सबस्ट्रेट्स को विद्युत ऊर्जा में सीधे रूपांतरित करने के लिए बैक्टीरिया का उपयोग करता है। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसा उपकरण है जो सूक्ष्म जीवों के क्रियान्वयन से रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट जल के उपचार के लिए एमएफसी का उपयोग किया है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न की है। एमएफसी के साथ बड़े पैमाने पर उपचार संयंत्र अभी तक विकसित नहीं हुए हैं। समुद्री प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं औद्योगिक डिस्चार्ज और कृषि चलाने वाले कीटनाशकों, उर्वरकों और विभिन्न विषैले रसायनों से युक्त इलाज और अनुपचारित मानव और अन्य घरेलू कचरे, लीक, फैल और टैंकरों की सफाई से तेल का विसरण, निरंतर कार्बनिक प्रदूषण यानी पीओपी जो वातावरण के माध्यम से फैलता है, अवसादन प्रवाह, अपशिष्ट जल और कृषि से बंद नदियों और तटीय जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है और इनके परिणाम स्वरूप यूट्रोफिकेशन और शैवाल का फैलना या लाल ज्वार होता है। प्लास्टिक अपशिष्ट समुद्र के तटीय कचरे के रूप में प्रवेश करते हैं। बैल्यूटिंग प्लास्टिक पर 2024 यूएनईपी रिपोर्ट में ये निष्कर्ष शामिल है। प्लास्टिक समुद्री कूड़े का सबसे आम प्रकार है जो समुद्री कूड़े सर्वेक्षणों में कुल कचरे का 80% तक शामिल है। तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक ही गंदा कर रहा है समुद्र को। ज़्यादातर प्लास्टिक 80% से अधिक भूमि आधारित स्रोतों से आता है। शेष शिपिंग, क्रूज लाइन और मत्स्य पालन, अकाउंटिंग जैसे समुद्री आधारित गतिविधियों से आता है। 10 से 20 मिलियन टन प्लास्टिक जो है हर साल दुनिया के सागर में अपना रास्ता खोजते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी खतरनाक भी हैं। समुद्री पर्यावरणीय नुकसान कम करने में लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष पारिस्थितिकी प्रणालियों की लागत आती है। इसमें मछुआरों और पर्यटन द्वारा किए गए वित्तीय नुकसान और समुद्र तटों की सफाई शामिल है। प्लास्टिक के कूड़े का 2/3 हिस्सा समुद्र के किनारे पर इकट्ठा होता है। शेष आधा समुद्र तटों पर और सतह पर या नीचे तैरते हैं। समस्या को नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद सागर में कूड़े का स्तर बढ़ रहा है। सागर के बड़े क्षेत्र अब प्लास्टिक मलबे से भरे हुए हैं। ऐसा एक क्षेत्र ग्रेट पैसिफिक कूड़ा पेच के रूप में जाना जाता है। समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल। 1972 से कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और कार्यक्रमों ने समुद्री और तटीय प्रदूषण को नियंत्रित करने पर ध्यान दिया है। 1972 लंदन डंपिंग कन्वेंशन। तो 1972 में लंदन डंपिंग कन्वेंशन हुआ। इस कन्वेंशन का प्रायोजन समुद्री प्रदूषण के सभी स्रोतों को नियंत्रित करने और अपशिष्ट पदार्थों को समुद्र में डालने के नियमन के माध्यम से समुद्र के प्रदूषण को रोकने के लिए है। यह सभी डंपिंग समुद्र के में अपशिष्टों के जलाए जाने और कचरे के निर्यात को प्रतिबंधित करते हैं। खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान के ट्रांस बाउंड्री आंदोलन पर 1989 में जो है बासेल कन्वेंशन हुआ था। तो खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान के ट्रांस बाउंड्री आंदोलन पर 1989 में बासेल कन्वेंशन हुआ। जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम पर सम्मेलन मारपोल यह मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो परिचालन या आकस्मिक कारणों से जहाज़ों द्वारा समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण की रोकथाम को कवर करता है। भूमि आधारित गतिविधियों GPA-LVA से समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्रवाई की वैश्विक कार्यक्रम जो है 1995 में 100 से अधिक देशों द्वारा इस कार्यक्रम को अपनाया गया था। भूमि आधारित गतिविधियों से समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्रवाई की वैश्विक कार्यक्रम तो 1995 में 100 से अधिक देशों द्वारा इस कार्यक्रम को अपनाया गया था। इसका उद्देश्य सीवेज के तहत दूषित पदार्थों, लगातार कार्बनिक प्रदूषक, रेडियोधर्मी पदार्थ, भारी धातु, तेल, पोषक तत्वों, तलछट और कूड़े की भूमि से समुद्र में प्रवेश को नियंत्रित करना है। ध्वनि प्रदूषण देखते हैं अब। यह भी एक तरीका का प्रदूषण है। शोर को अवांछित ध्वनि के रूप में परिभाषित किया गया है। बेशक लोग शोर के रूप में ध्वनि को परिभाषित करने में अलग विचार रखते हैं। उदाहरण के लिए रॉक संगीत कुछ के लिए संगीत है और अन्य के लिए शोर, लेकिन विमान की आवाज़ को हम शोर मानते हैं। एक बिंदु पर शोर प्रदूषण का एक रूप ले लेता है।
शोर हमें परेशान कर सकता है, तनाव बढ़ा सकता है या हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। आधुनिक समाज में हम जो सुनते हैं उनमें से अधिकांश मानव गतिविधियों से उत्पन्न है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण के स्रोत को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक स्रोत, इसके अंतर्गत बादलों की गरज, उच्च वेग वाली वायु यानी टॉर्नेडो, चक्रवात, ओलापात, जलप्रपात तथा सागरी सर्फ तरंगों आदि को सम्मिलित किया जाता है। जीवी स्रोत क्या है? इसके अंतर्गत जंगली एवं पालतू जानवरों की विभिन्न तीव्रता वाली आवाज़ जैसे हाथियों तथा शेरों की दहाड़ और भौंकने वाले कुत्तों को शामिल किया जाता है। कृत्रिम स्रोत क्या है? इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित विभिन्न उपकरणों के कार्यरत होने पर उत्पन्न शोर जैसे संगीत के उपकरणों से, स्वचालित वाहनों से, वायुयानों तथा कारखानों आदि के कार्यरत होने पर उत्पन्न शोर। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। स्रोत पर कम शोर करने वाली तकनीकों और बेहतर प्रक्रियाओं को अपनाएं। मार्ग पर ध्वनि अवरोधकों और ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग करें। इसके अलावा प्रभावित व्यक्ति के लिए तो सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन में सफ़र करते समय ईयर प्लग या ईयर मफ जैसे उपकरणों का उपयोग करें। परिवहन क्षेत्र, विमान, ट्रेन, ट्रक, ट्रैक्टर, कार, 3 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल अधिकतम आवाज़ उत्पन्न करते हैं। औद्योगिक और निर्माण मशीनरी, कारखाना उपकरण, जनरेटर, उत्सव, वायवीय अभ्यास, सड़क रोलर्स और इसी तरह की मशीनरी। विशेष कार्यक्रम, पॉप संगीत प्रदर्शन, शादी के रिसेप्शन, धार्मिक उत्सव, सार्वजनिक बैठकों, पटाखों का फटना आदि के दौरान लाउड स्पीकरों से उच्च मात्रा में ध्वनि उत्पन्न होती है। औद्योगिक समाज में और शहरों में हर जगह ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। शोर के लिए सुरक्षित सीमा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। शोर के लिए सुरक्षित सीमा उत्तर डीबी स्तर और एक्सपोजर की अवधि दोनों पर निर्भर करता है। एक बड़ा पटाखा 140 डीबी यानी कि डेसिबल, तो शोर को डेसिबल में मापते हैं आवाज़ को। बहुत करीब फटे तो अस्थायी रूप से आपकी सुनने की क्षमता को नुकसान जो है पहुंच सकता है। आप 2 घंटे के लिए 90 डीबी शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप 2 घंटे के लिए 90 डेसिबल शोर को बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि 100 डेसिबल में 15 मिनट की एक्सपोजर के साथ नुकसान हो सकता है। यदि यह 112 डेसिबल के स्तर तक पहुंच जाता है तो नुकसान सिर्फ 1 मिनट में हो सकता है। 85 डेसिबल पर लंबे समय तक शोर कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सीमा हो गई। ध्वनि के सामान्य स्रोतों का डेसिबल स्तर देखते हैं। तो श्रवण की सीमा 0, स्रोत मोटरसाइकिल 10 मीटर, डेसिबल 88, जंगली पत्ते 20, खाद ब्लेंडर 1 मीटर 90, ये मिनिमम और मैक्सिमम है, ठीक है। शांत घर 40 मैक्सिमम, ये यहाँ पे दिया गया है, इस दोनों अलग अलग स्रोत के दिए गए हैं। तो श्रवण की सीमा जंगली पत्ते से शोर जो होगा 20 डेसिबल, धीरे बोलने पे 1 मीटर से 30 डेसिबल, शांत घर 40 डेसिबल, शांत सड़क 50 डेसिबल, सामान्य वार्तालाप से 60 डेसिबल, कार के अंदर 70, जोर से गायन 1 मीटर से 75, ऑटोमोबाइल 8 मीटर से 80, अलार्म घड़ी जो है इससे 80 डेसिबल का। इधर मोटरसाइकिल से 88 डेसिबल, खाद ब्लेंडर से 90, सबवे अंदर 94, डीजल ट्रक 10 मीटर से 100, बिजली से घास काटने की मशीन जो है उससे 107 डेसिबल का शोर होता है। वायवीय रिवर्टर ये 115 डेसिबल का, श्रृंखला 117, यहाँ पे बगल में इसका दूरी भी दी गई है, कितनी दूरी से कितना आवाज़ करेगा। एम्पलीफाइड रॉक एंड रोल 2 मीटर से 120 डेसिबल का आवाज़ सुनाई पड़ेगा। जेट विमान 30 मीटर से 130 डेसिबल का और रॉकेट लॉन्च से 180 डेसिबल का शोर होता है। शोर प्रदूषण के प्रकार, तीव्र या लंबे समय तक शोर शारीरिक या मनोवैज्ञानिक क्षति पैदा कर सकता है। उच्च तीव्रता वाले शोर कान के कोक्लिया में जो मौजूद सूक्ष्म बाल की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। श्रवण तंत्रिका द्वारा इन बाल कोशिकाओं के कंपन को मस्तिष्क में प्रसारित किया जाता है। चूँकि मानव शरीर क्षतिग्रस्त बालों की कोशिकाओं को ठीक नहीं करता है, तीव्र शोर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से अस्थायी बहरापन होता है। शोर स्वास्थ्य स्थितियों की एक श्रेणी का कारण हो सकता है। हृदय का तेज़ी से धड़कना, आँख की पुतली का फैलाव, मांसपेशियों का संकुचन, माइग्रेन का सिरदर्द, चक्कर आना, गैस्ट्रिक अल्सर, रक्तवाहिकाओं का कसना इत्यादि।
शोर से विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में पशु भी प्रभावित होते हैं, जहां सामान्य शोर का स्तर कम होता है। जानवरों पर शोर के प्रभाव शामिल हैं। भारत में ध्वनि नियंत्रण कार्यक्रम, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम जो है 2000 में भारत सरकार ने 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत शोर नियंत्रण नियमों को सूचित किया। तो 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में आया था, उसी के तहत 2000 में भारत सरकार ने शोर नियंत्रण नियमों को सूचित किया। 2 प्रकार के शोर मानकों का निर्धारण किया गया है: परिवेशी शोर स्तर मानक एवं नामित मशीनरी उपकरण एवं फायर पटाखों के लिए निर्दिष्ट मानक। ये नियम औद्योगिक 75 डेसिबल, वाणिज्यिक 65 डेसिबल और आवासीय क्षेत्रों 55 डेसिबल में शोर स्तर को विनियमित करने के अलावा स्कूलों, अदालतों, अस्पतालों आदि के पास शांति 100 मीटर के क्षेत्र में भी स्थापित किए जाते हैं। तो स्कूलों, अदालतों, अस्पतालों आदि के पास जो है 100 मीटर के अंदर तक ये स्थापित किए जाते हैं। नियम बताते हैं कि स्थल पर सिस्टम के उपयोग के लिए 10 बजे के बाद और 6 बजे से पहले कोई गतिविधि नहीं होगी। अनुमति के बाद भी ध्वनि स्तर को शोर नियमों में निर्धारित सीमाओं के भीतर होना चाहिए। जनवरी 2010 में किए गए नियमों में संशोधन निम्नलिखित मुद्दों को समाहित करते हैं। तो 2010 में इसमें संशोधन किया गया। उसमें बताया गया रात को शांतिपूर्ण बनाने की बात कही गई है। रात के समय को परिभाषित किया गया है, यानी रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात बोला जाएगा। और ध्वनि उत्सर्जन निर्माण उपकरण के उपयोग, पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सार्वजनिक स्थान को परिभाषित किया गया है और सार्वजनिक स्थान पर रहने वाले को पीए सिस्टम की मात्रा को सीमित करना है, ताकि इसकी गतिविधि से उत्सर्जित शोर 10 डेसिबल से अधिक ना हो। इसी प्रकार एक निजी जगह के रहने वाले को संगीत प्रणाली की आवाज़ को प्रतिबंधित जो है करना पड़ता है, ताकि इसकी गतिविधि से उत्सर्जन शोर 5 डेसिबल से अधिक ना हो। मृदा प्रदूषण देखते हैं। तो मृदा की गुणवत्ता और उसकी उर्वरा शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ का भूमि में मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है। प्रायः जल भी भूमि को प्रदूषित करने वाला एक प्रदूषक है। तो जल भी एक प्रकार का प्रदूषक है, किसका? मृदा का। प्लास्टिक, कपड़ा, ग्लास, धातु और जैव पदार्थ, सीवेज अपशिष्ट, औद्योगिक मलबा आदि मृदा प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। प्राकृतिक कारणों से भी मृदा की गुणवत्ता आदि में परिवर्तन होता है। मृदा प्रदूषण के कारण तो रसायनों का प्रयोग, भूमि उपयोग में व्यापक परिवर्तन, मृदा अपरदन, उर्वरकों का प्रयोग, औद्योगिक व नगरीय प्रदूषित अपशिष्ट, हानिकारक सूक्ष्मजीव तथा डंपिंग आदि मृदा प्रदूषण का कारण है। मृदा प्रदूषण के प्रभाव। तो मृदा में विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण के कारण मानव एवं जैव समुदाय पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। ये खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदा प्रदूषण फसल की उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। साथ ही साथ मृदा प्रदूषण से वनस्पति ह्रास व वनों में कमी होती है। मृदा प्रदूषण के रोकथाम। मृदा प्रदूषण के रोकथाम के उपाय: अपशिष्ट का उचित ढंग से निपटान, उर्वरक, खरपतवार व कीटनाशकों का सीमित प्रयोग, वृक्षारोपण व पशु खाद का प्रयोग, जैव उपचार तकनीक का प्रयोग, डीडीटी व अन्य हानिकारक रसायनों पर रोक, 3Rs तथा 4Rs तकनीक का प्रयोग, जल निकास की उचित व्यवस्था व उसका रखरखाव, मृदा अपरदन को रोकने वाली तकनीक का प्रयोग। प्रदूषण के अन्य रूप: विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, मोबाइल फ़ोन द्वारा उत्पादित EMF को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर के अनुसंधान द्वारा मनुष्यों के लिए कैंसर वर्गीकृत किया गया है। मोबाइल फ़ोन द्वारा उत्पादित EMF को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर के अनुसंधान द्वारा मनुष्यों के लिए कैंसर वर्गीकृत किया गया है। EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। पिछले 2 दशकों में बड़ी संख्या में अध्ययन किया गया है। मोबाइल फ़ोन को एक संभावित स्वास्थ्य जोखिम पैदा करने वाला माना गया है तथा अब तक मोबाइल फ़ोन के उपयोग के कारण कोई भी प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव प्रस्थापित नहीं किया गया है। हैंडसेट जब वह चालू होता है केवल ऊर्जा स्थानांतरित करता है। हैंडसेट की बिली और इसीलिए एक उपयोगकर्ता के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्सपोजर तेज़ी से घटती जाती है। एक व्यक्ति अपने शरीर से 30 से 40 सेंटीमीटर दूर एक हाथों से मुक्त डिवाइस का उपयोग करके हैंडसेट का उपयोग कर रहा है, इसलिए वह EMF के संपर्क में कम आता है। कॉल की संख्या और समय को सीमित करके एक्सपोजर को भी कम किया जाता है। अच्छा ग्रहण क्षेत्रों में
फ़ोन का उपयोग करने से एक्सपोजर भी कम हो जाता है, क्योंकि यह फ़ोन कम शक्ति पर संचालित करने की अनुमति देता है। आयनित विकिरण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। आयनीकरण विकिरण हमेशा मानव पर्यावरण का एक हिस्सा रहा है। पृथ्वी के क्रस्ट और कॉस्मिक विकिरण में उपस्थित प्राकृतिक रेडियोधर्मी स्रोतों के साथ मानव निर्मित स्रोतों ने आयनित विकिरण के लिए हमारे निरंतर संपर्क में भी योगदान दिया है। पर्यावरणीय रेडियोधर्मी प्रदूषण की उत्पत्ति पिछले हथियार परीक्षण, परमाणु कचरा निपटान, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर दुर्घटनाओं, साथ ही परिवहन, भंडारण, हानि और रेडियोधर्मी स्रोतों के दुरुपयोग से हुई है, जबकि विकिरण के जोखिम से जुड़े जोखिम भी हैं। दवा उद्योग और विज्ञान में परमाणु अनुप्रयोगों के लाभ अच्छी तरह से स्थापित हैं। स्वाभाविक रूप से उत्पन्न रेडियोधर्मी सामग्री NOAR क्या है? स्वाभाविक रूप से उत्पन्न रेडियोधर्मी सामग्री क्या है? यह शब्द सभी स्वाभाविक रूप से होने वाली रेडियोधर्मी सामग्रियों को संदर्भित करता है, जहां मानव गतिविधियां अनंतिम स्थिति की अपेक्षा एक्सपोजर की संभावना में वृद्धि हुई है। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट, कोयला खनन, तेल और गैस उत्पादन, खनिज रेत के खनन और उर्वरक संयंत्र जैसे उद्योगों में NORM उत्पन्न होता है। ऐसे उद्योगों से आम रेडियोधर्मी सामग्रियों में रेडियम, थोरियम और यूरेनियम शामिल है। यहाँ तक कि भवन निर्माण सामग्री में थोरियम भी शामिल है। पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण UVR अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। लोगों में विटामिन D के उत्पादन के लिए UV की थोड़ी मात्रा आवश्यक होती है, फिर भी अति एक्सपोजर के परिणामस्वरूप त्वचा, आँख और प्रतिरक्षा प्रणाली पर तीव्र प्रभाव हो सकते हैं। WHO के मुताबिक अत्यधिक सौर UVR एक्सपोजर ने वर्ष 2000 में लगभग 1.5 मिलियन लोगों को डेलेज और 60,000 की मौत हो गई। UVR से सर्वाधिक मोतियाबिंद, त्वचा कैल्शियम मेलानोमा और सूरज की गर्मी में जलने की घटना होती है। अपशिष्ट प्रबंधन के 5 आसान तरीके ये यहाँ पे दिए गए हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के 5 आसान तरीके दिखा देते हैं। सूखा और गीला कचरा अलग करें, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की आदत अपनाएं। इसके अलावा रसोई अपशिष्ट से जैविक खाद बनाएं, तो रसोई से जो आपका कचरा निकलता है उससे जैविक खाद बनाएं। ई कचरा केवल अधिकृत संग्रहकर्ताओं को ही दें। सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाएं। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब अधिक ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में पहुंचती हैं तो वातावरण में अधिक ऊष्मा अवशोषित होती है और पृथ्वी सामान्य से अधिक गर्म हो जाती है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से ही हम वातावरण में अधिकाधिक ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप औसत भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है। इसे ही भूमंडलीय तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें और उन गैसों के मुख्य स्रोत। ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 30 से अधिक है, परंतु मुख्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हैं। मानवीय कार्यकलापों के कारण इन तीनों गैसों की सघनता एकदम से तीव्र गति से बढ़ी है। जीवाश्म ईंधन को जलाने, भू उपयोग परिवर्तन, बढ़ती सघन खेती और दुनिया में बढ़ती मानव आबादी इनकी वृद्धि का प्रमुख कारण है। हमारे वातावरण में पाई जाने वाली दूसरी ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, ओजोन, सल्फर, हेक्स फ्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। मुख्य ग्रीन हाउस गैसें, तो कुछ मुख्य ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल, ठोस अपशिष्ट, पेड़ों और लकड़ी के उत्पादों को जलाने से वातावरण में प्रवेश करती है और यह कतिपय रासायनिक क्रियाओं, उदाहरण सीमेंट का निर्माण का भी परिणाम है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से तब खत्म होती है जब जैविक कार्बन चक्र के भाग के रूप में पौधों द्वारा इसे अवशोषित किया जाता है। मीथेन। मीथेन कोयले, प्राकृतिक गैस और तेल के उत्पादन और परिवहन के दौरान उत्सर्जित होती है। मीथेन का उत्सर्जन जानवरों और खेती से जुड़ी अन्य गतिविधियों का तथा नियमों के ठोस अपशिष्ट लैंडफिल में जैविक कचरे के नष्ट होने का परिणाम है। मीथेन में तापन की उच्च क्षमता है, लेकिन यह वातावरण का केवल एक लघु हिस्सा लगभग 2 ppm ही है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड खेती संबंधित और
औद्योगिक कार्यकलापों के साथ साथ जीवाश्म ईंधनों और ठोस अपशिष्ट को जलाने के दौरान भी उत्सर्जित होती है। मीथेन की अपेक्षा नाइट्रस ऑक्साइड में ऊष्मा को अवशोषित करने की अधिक क्षमता होती है, लेकिन यह वातावरण में बहुत थोड़ी मात्रा में मौजूद है। फ्लोरीनेटेड गैसें अथवा एफ गैसें। फ्लोरीनेटेड गैसें अथवा एफ गैसें। एफ गैसें मानव निर्मित गैसों का परिवार हैं जिनका उपयोग विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में होता है। चूँकि वह वातावरण की ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए अक्सर इन्हें ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों का विकल्प कहा जाता है। यद्यपि आदर्श रूप में इनका उत्सर्जन कम मात्रा में होता है, तथापि एक जैसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जिनका भूमंडलीय तापन प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 23,000 गुना अधिक होता है और इनका उत्सर्जन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जलवाष्प की बात करें तो जलवाष्प एक प्रभावकारी गैस नहीं है, लेकिन वातावरण में अपनी सूक्ष्म मात्रा के कारण इसका प्रभाव रहता है। भूमंडलीय तापन में कालिख यानी सूट की भूमिका। कालिख का अर्थ सूक्ष्म काले कणों का जटिल मिश्रण जो मुख्यतः कार्बन का बना होता है। यह कोयले, तेल, लकड़ी अथवा अन्य ईंधन के अपूर्ण दहन से पैदा होती है और हमें इससे फैक्ट्रियों की धुएं की चिमनियों से बाहर आते देख सकते हैं। कालिख लघु पार्टिकुलर मैटर PM पार्टिकुलर मैटर 2.5 से बनी होती है जो फेफड़े में जा सकती है और श्वसन प्रणाली को खराब कर सकती है। कालिख में मौजूद कार्बन को काला कार्बन कहा जाता है जो 2 तरह से भूमंडलीय तापन में योगदान देता है। तो ये कण सूर्य की रोशनी को अवशोषित करते हैं और आसपास की हवा को सीधे गर्म करते हैं। जब कालिख बर्फ़ पर गिरती है तो यह परावर्तित करने वाली सतह को एक अवशोषित करने वाली सतह में बदल देती है। दूसरे शब्दों में एल्बिडो मान को कम कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप हिमनदों और आर्कटिक क्षेत्रों में बर्फ़ से पिघलने की दर बढ़ जाती है। कृषि का ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान। कृषि संबंधी मशीनरी द्वारा खपत किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन का कारण बनते हैं। जब नाइट्रोजन को उर्वरक के रूप में मृदा में मिलाया जाता है तो नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के बीच में प्राकृतिक तौर पर नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। अपनी पाचन क्रिया के दौरान पशु जो है मीथेन उत्पन्न करते हैं। तरल रूप में टैंकों अथवा गड्ढों में एकत्र खाद्य के बिना ऑक्सीजन के विघटन होने पर मीथेन भी बनती है। जब पानी से भरे खेतों में चावल उगाया जाता है यानी धान उगाया जाता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला मृदा के जैविक अवयव मीथेन उत्पन्न करते हैं। तो धान के खेत से भी मीथेन उत्पन्न होता है। अल नीनो और यह जलवायु परिवर्तन। अल नीनो उष्णकटिबंधीय प्रशांत में महासागर वातावरण तंत्र में स्पंदन की एक घटना है। जब भी ऐसा होता है तो इसका पूरे विश्व के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भूगोल में आप लोग ये पढ़े भी होंगे, एल नीनो इफेक्ट। बहुत से मौसम विज्ञानी दावा करते हैं कि जलवायु परिवर्तन और 1970 के आखिर से एल नीनो की घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति में देखी गई बढ़ोतरी की निश्चित ही संबंध है। यद्यपि उन्हें अभी तक कोई भी सीधा संबंध नहीं मिला है, तथापि उनका कहना है कि आगामी एल नीनो घटना के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन एल नीनो के साथ जुड़े आदर्श मौसम रुझानों को मजबूत और कमज़ोर कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी पैनल IPCC। IPCC जलवायु परिवर्तन का आकलन करने हेतु सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक इकाई है। इसकी स्थापना 1988 में विश्व को जलवायु परिवर्तन की मौजूदा जानकारी और इसके संभावित पर्यावरणीय तथा सामाजिक आर्थिक प्रभावों के संबंध में स्पष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा की गई थी। तो जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना 1988 में की गई थी। IPCC के गठन को उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में मंजूरी मिल गई थी। तो 1988 में ही मंजूरी मिल गई थी। पूरी दुनिया से हजारों वैज्ञानिक स्वैच्छिक आधार पर IPCC के कार्य में योगदान करते हैं। IPCC स्वयं कोई शोध नहीं करता और ना ही कोई यह जलवायु संबंधी आंकड़ों तथा मानकों की निगरानी करता है। पैनल जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए पूरी दुनिया में उत्पन्न हुई ताज़ा वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक संगत सूचनाओं की पुनः परीक्षण और आकलन करता है। मौजूदा सूचना से के वस्तुनिष्ठ और संपूर्ण आकलन को सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा करना IPCC की प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है। IPCC का उद्देश्य विचारों और विशेषता के विस्तार को दर्शाता है। IPCC संयुक्त राष्ट्र और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सभी देशों के लिए है। सरकारें पुनरीक्षा प्रक्रिया और संपूर्ण सत्रों में भाग लेती हैं जहां IPCC के कार्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। प्रतिवेदनों को स्वीकार, अंगीकृत और अनुमोदन किया जाता है। वर्षा जल, बाढ़ और खेती। विश्व के बहुत से हिस्सों में मानसून की प्रवृत्ति बदल रही है। बिना मौसम के बरसात, बहुत अधिक या कम बारिश,
कम दबाव के क्षेत्रों का जल्दी बनना, जैसे 2015 में हुआ था, और इसी तरह से ऐसे परिवर्तन जलीय तंत्रों और जल संसाधनों को मात्रा गुणवत्ता के संदर्भ में परिवर्तन होना। शहरों में बाढ़ के दौरान सीवेज प्रणाली ओवरफ्लो हो जाती है, जिससे जल प्रदूषण और महामारियां फैलती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ऊपरी मृदा को नुकसान, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण हो रहा है। सकारात्मक प्रभावों की तुलना में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को फसलों के उत्पादन पर अधिक देखा जा रहा है। भविष्य में अधिक बाढ़ और अत्यधिक सूखे के गंभीर रूप से कृषि और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना है। तापन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ा देगी, जिसके कारण पौधों और पेड़ों का विकास जल्दी होगा। प्रारंभ में उत्पादन अधिक होगा, लेकिन ज़्यादा गर्मी फसलों को खत्म कर देगी। ग्लेशियरों, बर्फ़ के टीलों व परमाफ्रॉस्ट का पिघलना। समस्त विश्व में आल्प्स, रॉकीज़, एंडीज़, हिमालय, अफ्रीका व अलास्का में पिघल रहे हैं तथा विगत दशकों में उनकी व्यापकता की दर में गिरावट आई है। परमाफ्रॉस्ट उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में पिघल रहे हैं। इन सबका एक नाटकीय उदाहरण आर्कटिक का पिघलना है। ग्रीनलैंड व अंटार्कटिका तेज़ी से सिकुड़ रहे हैं। जब हिमालय के ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो 500 मिलियन लोगों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा। जीव जंतु और पौधों की प्रजातियाँ। बहुत से स्थलीय, ताजे जल और समुद्री प्रजातियों ने जलवायु परिवर्तन के कारण अपने भौगोलिक क्षेत्रों, मौसमी कार्यकलापों, प्रवास की प्रवृत्तियों, बहुलता और प्रजातियों के संपर्क को बदल दिया है। प्रजातियाँ अपने स्वभाव को भी बदल रही हैं। उदाहरणार्थ, तितलियाँ साल में जल्द ही दिखाई दे रही हैं और पक्षी अपने प्रवास के तरीकों को भी बदल रहे हैं। नई परिस्थितियों के प्रति बहुत जल्द समायोजित करने में अक्षम हजारों जानवर और पौधों की प्रजातियाँ विलुप्त हो जाएंगी। ऐसा होने में ध्रुवीय प्रजातियाँ पहली प्रजातियाँ होंगी। उसके बाद हर जगह तटीय क्षेत्रों में रहने वाली प्रजातियों की बारी आएगी। पर्यावरणीय शरणार्थी। हमने देखा है कि द्वीपों के बहुत से निवासी पहले ही दूसरे स्थानों पर जा चुके हैं। विषम मौसम से मानवीय विस्थापन बढ़ेगा। भविष्य में पर्यावरणीय शरणार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। समुद्र स्तर में वृद्धि और चक्रवातों के कारण तटीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सर्वाधिक नुकसान होगा। शहरों पर प्रभाव। उत्सर्जन के द्वारा शहर जलवायु परिवर्तन में योगदान देते हैं और उन्हें भी जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। 2011 में यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम ने शहर और जलवायु परिवर्तन मानवीय आबादी संबंधी वैश्विक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष बॉक्स में दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार और कार्बन क्रेडिट। जिन देशों के पास उत्सर्जन इकाई अतिरिक्त है, जिनसे उत्सर्जन करने की अनुमति है परंतु वे उपयोग में नहीं है, उन्हें इस अतिरिक्त क्षमता को उन देशों को बेचने की अनुमति है जिन्होंने अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। इस प्रकार उत्सर्जन में कमी है करने के रूप में एवं नई वस्तु का सृजन हुआ है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, हम कार्बन बाजार की बात कर रहे हैं, जब कार्बन को किसी अन्य वस्तु की तरह पता लगाया जाता है और इसका व्यापार किया जाता है। तो कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है। अगर आपने जितना निर्धारित है उससे कम आपने कार्बन उत्सर्जित किया है तो आप उसे दूसरे देशों में बेच सकते हैं। स्वच्छ विकास तंत्र। स्वच्छ विकास तंत्र किसी एनेक्स 1 देश को प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकासशील देशों में उत्सर्जन में कमी करने वाली परियोजनाओं को लागू करने के लिए उत्सर्जन में कमी अथवा उत्सर्जन को सीमित करने की प्रतिबद्धता प्रदान करता है। स्वच्छ विकास तंत्र। किसी स्वच्छ विकास तंत्र में उदाहरण के लिए सौर पैनलों का उपयोग कर ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना अथवा अधिक ऊर्जा कुशल बॉयलरों की स्थापना इसमें शामिल है। ऐसी परियोजनाएं बिक्री योग्य सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन CER क्रेडिट प्रत्येक 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अर्जित कर सकती हैं, जिसकी गिनती क्योटो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए की जा सकती है। स्वच्छ विकास तंत्र अपनी तरह की पहली वैश्विक पर्यावरणीय निवेश और क्रेडिट योजना है कि एक मानकीकृत उत्सर्जित समायोजन उपकरण CER है। यह तंत्र सतत विकास और उत्सर्जन में कमी को प्रेरित करता है और साथ ही औद्योगिकीकृत देशों को अपने उत्सर्जन को कम करने अथवा इसे सीमित करने के लक्ष्यों की पूर्ति करने को लचीलापन प्रदान करता है। स्वच्छ विकास तंत्र को 2 उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाया गया है। एनेक्स 1 पार्टियों को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनके उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को लागत कुशल तरीके से पूरा करने में सहायता करना, गैर एनेक्स 1 पार्टियों को सतत विकास को प्राप्त करने में सहायता करना। जलवायु परिवर्तन पर COP21 और पेरिस समझौता। COP21 और पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर। दिसंबर 2015 में पेरिस में आयोजित UNFCCC के दलों का 21वां सम्मेलन होता है।
इसमें सभी दलों के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई विश्व के नेताओं ने भाग लिया था। 2 सप्ताह की वार्ता के बाद सम्मेलन में सहमति हुई। इस सहमति के प्रमुख प्रावधान पेरिस में जो सहमति हुई वैश्विक जलवायु कार्य योजना हेतु ब्लूप्रिंट व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा तथा व्यापक रूप से भविष्य का निर्धारण करेगा। पेरिस समझौते की स्थिति। समझौता 22 अप्रैल 2016 से प्रत्येक देश द्वारा हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के लिए था। भारत, चीन और अमेरिका 177 दलों में शामिल थे जिन्होंने शुरुआती दिन इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते की तारीख 30वें दिन लागू होगी, जिस पर कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की अनुमानित 55% कम से कम 55 पार्टियां अपना अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन के जमा किए गए हैं। इस समझौते की तारीख के 30वें दिन लागू होगी, जिस पर कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के अनुमानित 55% कम से कम 55 पार्टियां अपने अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन के जमा किए हैं। जून 2016 तक समझौते के 177 हस्ताक्षरकर्ताओं में से 17 ने यह पुष्टि की थी। वह ज़्यादातर छोटे द्वीप विकासशील राज्य जैसे तुवालू और मालदीव हैं, जो जलवायु परिवर्तन से तुरंत और गंभीर रूप से प्रभावित हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन वार्ता की समय रेखा। प्रमुख संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की वार्ता की समय रेखा 1979। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन WCC आयोजित हुआ तो 1979 में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ। 1988 जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना की गई। कब? 1988 में। 1990 में IPCC ने पहला आकलन रिपोर्ट जारी किया। रूपरेखा सम्मेलन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्ता शुरू हुई। 1992 इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी वार्ता समिति INC ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पाठ को अपनाया। 1992 में ही अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो UNFCCC ने CBD और UNCCD के साथ हस्ताक्षर के लिए खोल दिया। 1994 में UNFCCC बल क्रियान्वित होता है। 1995 में दलों का पहला सम्मेलन COP1 बर्लिन में होता है। UNFCCC फोर्स क्रियान्वित होता है 1994 में। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल औपचारिक रूप से अपनाया। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा पेश की गई। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में क्योटो जापान में होता है, वहीं पे कार्बन क्रेडिट की अवधारणा पेश की गई। 2001 में IPCC का तीसरा आकलन रिपोर्ट जारी। क्योटो प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए नियमों का ब्यौरा, अनुकूल के लिए नए फंडिंग और प्लानिंग उपकरणों की स्थापना और एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ढांचे की स्थापना। COP7 में अपनाई गई मार्केस समझौता। तो COP7 में अपनाई गई मार्केस समझौता। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल बल में प्रवेश करती है। 2005 क्योटो प्रोटोकॉल बल में प्रवेश करती है। तो ये सारी चीज़ें आपके पिछले चैप्टर में हो चुकी है डिटेल में, तो वहाँ पे आप लोग वीडियो में जाके डिटेल में देख सकते हैं। ये बस संक्षिप्त रूप में यहाँ पे दिया गया है, कौन से वर्ष कौन सा प्रोटोकॉल हुआ, कौन सी बैठकें हुई। 2007 में IPCC का जो है चौथा आकलन रिपोर्ट जारी। जलवायु विज्ञान लोकप्रिय हुआ। COP13 बाली रोड मैप जो है सहमति हुई। 2007 में जो है IPCC का चौथा आकलन रिपोर्ट जारी किया जाता है। जलवायु विज्ञान यहाँ पे लोकप्रिय होता है और COP13 जो कि बाली रोड मैप वहाँ पे सहमति होती है उस पर। 2009 में COP15 कोपेनहेगन समझौता मसौदा तैयार। देश उत्सर्जन में कटौती या शमन कार्रवाई के लिए गैर बाध्यकारी वचन प्रस्तुत करते हैं। 2010 COP17 डरबन प्लेटफॉर्म फॉर एनहैंडेड एक्शन स्वीकृत। 2011 में COP17 डरबन प्लेटफॉर्म फॉर एनहैंडेड एक्शन स्वीकृत, डबल बार हो चुका है। 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल में दोहा संशोधन अपनाया। 2012 में फिर क्योटो प्रोटोकॉल होता है जहाँ पे दोहा संशोधन अपनाया गया। 2013 COP19 ग्रीन क्लाइमेट फंड और लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेड प्लस के लिए वार्सो फ्रेमवर्क और लॉस एंड डैमेज के लिए वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म। 2014 में IPCC के 5वें आकलन रिपोर्ट जारी। COP20 लीमा कॉल फॉर एक्शन। COP20 लीमा कॉल फॉर एक्शन 2014। 2015 में COP21 इम्पोर्टेंट है। 195 देशों ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता को अपनाया। 2016 में COP21 पेरिस समझौते को लागू करने की कार्य योजना तैयार करना था। 2017 में COP23 पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए नियम पुस्तिका तैयार करना और 2020 के बाद जलवायु कार्यों को मजबूत करना।
2018 COP24। दिसंबर 2018 में पोलैंड के कैटोवाइस शहर में COP24 का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली रूल बुक का मसौदा तैयार किया गया था। 2019 में तो COP25 दिसंबर 2019 में स्पेन की राजधानी में संपन्न COP25 अब तक का सबसे लंबी अवधि तक चला जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन था। तो COP25 जो कि दिसंबर 2019 में स्पेन की राजधानी में संपन्न हुआ था, ये COP25 जो है अब तक का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन था। इस सम्मेलन में 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के लिए तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया गया। 2021 में COP26 होता है। नवंबर 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड आयोजित COP26 को पृथ्वी को बचाने के अंतिम अवसर के रूप में प्रचारित किया गया था। 2023 में COP28 होता है। नवंबर दिसंबर 2023 में जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC के लिए पार्टियों का 28वां सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। तो 28वां COP28 जो हुआ था 2023 में दुबई में। 2025 में COP30 होता है। नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेलेम शहर में आयोजित किया गया था। तो लेटेस्ट वाला COP30 जो है 2025 में नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेलेम शहर में आयोजित किया गया था। और 28वां भी ध्यान दीजिए ये जो है दुबई में आयोजित किया गया था। रेड प्लस REDD+। रेड प्लस डेवलपिंग देशों में वनों की कटाई और वन की गिरावट से उत्सर्जन कम करना है। रेड प्लस पर संयुक्त राष्ट्र सहयोगात्मक कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था और संयुक्त राष्ट्र AFO, UNDP और UNEP की तैयारी और तकनीकी विशेषता पर आधारित है। कार्यक्रम का समग्र विकास लक्ष्य राष्ट्रीय टिकाऊ विकास में योगदान करते हुए वन उत्सर्जन को कम करने और जंगल में राष्ट्रीय टिकाऊ विकास में योगदान करते हुए वन उत्सर्जन को कम करने और जंगलों में कार्बन स्टॉक को बढ़ाने के लिए है। तो कार्यक्रम का समग्र विकास लक्ष्य राष्ट्रीय टिकाऊ विकास में योगदान करते हुए वन उत्सर्जन को कम करने और जंगल में राष्ट्रीय टिकाऊ विकास में योगदान करते हुए वन उत्सर्जन को कम करने और जंगलों में कार्बन स्टॉक को बढ़ाने के लिए है। UN रेड प्लस प्रोग्राम राष्ट्रीय स्तर पर रेड प्लस प्रक्रियाओं का समर्थन करता है और सभी हितधारकों के सूचित सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देता है। अब अफ्रीका, एशिया प्रशांत और लैटिन अमेरिका के 60 से अधिक देश भारत सहित इस कार्यक्रम में भागीदार हैं, जो पार्टनर देशों के माध्यम से इसका समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय रेड प्लस कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए प्रत्यक्ष समर्थन, राष्ट्रीय रेड प्लस कार्यों के लिए पूरक अनुरूप समर्थन, तकनीकी क्षमता निर्माण विशेषज्ञता साझा करने, आम दृष्टिकोण, विश्लेषण पद्धतियाँ, उपकरण, डेटा, सर्वोत्तम अभ्यास और दक्षिण ज्ञान साझाकरण के मध्य समर्थन। वन कार्बन भागीदारी सुविधा, वन कार्बन पार्टनरशिप सुविधा FCPF सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और स्वदेशी लोगों की वैश्विक साझेदारी है जो वनों की कटाई और वन गिरावट, वन कार्बन स्टॉक संरक्षण, जंगलों के स्थायी प्रबंधन और वन कार्बन की वृद्धि से उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। सामान्यतः रेड प्लस के रूप में संदर्भित गतिविधियों FCPF के 4 रणनीतिक उद्देश्य हैं। इसके 4 रणनीतिक उद्देश्य हैं। पहला, रेड प्लस सकारात्मक प्रोत्साहनों की संभव भविष्य प्रणाली का लाभ लेने के लिए विभिन्न देशों की क्षमता के अनुसार निर्माण में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके देशों को रेड प्लस प्रयासों में दूसरे देशों की सहायता करना। रेड प्लस के लिए प्रदर्शन आधारित भुगतान प्रणाली को शुरू करने के लिए समानतापूर्ण लाभ साझा करने और भविष्य में बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रोत्साहन देना। स्थानीय समुदाय की आजीविका को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए रेड प्लस के दृष्टिकोण से जैव विविधता को संरक्षित करने के तरीकों पर सकारात्मक प्रोत्साहन देना। सुविधा के विकास में प्राप्त हुई जानकारी और तैयारी के प्रस्तावों RPP और उत्सर्जन रिडक्शन कार्यक्रमों ERP के कार्यान्वयन को व्यापक रूप में फैलाना। ग्रीन क्लाइमेट फंड कन्वेंशन के वित्तीय तंत्र के एक ऑपरेटिंग इकाई के रूप में UNFCCC के तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड GSF की स्थापना की गई थी। GSF यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड विकासशील देशों में परियोजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और अन्य गतिविधियों का समर्थन करेगा। फंड GSF बोर्ड द्वारा शामिल है। GSF की संपत्ति केवल ट्रस्टी द्वारा GSF बोर्ड के संबंधित फैसले के उद्देश्य के लिए और इसके अनुसार संचालित की जाएगी।
GCF है, GSF यहाँ पे लिखा है, ग्लोबल ग्रीन क्लाइमेट फंड। GSF नहीं, GCF है, GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड। GCF के अंतरिम ट्रस्टी के रूप में सेवा करने के लिए विश्व बैंक को COP द्वारा आमंत्रित किया गया था। GCF मिशन जलवायु परिवर्तन का जवाब देने के लिए सामूहिक मानवीय कार्रवाई का विस्तार करता है। निधि का लक्ष्य कम उत्सर्जन और जलवायु लचीला विकास में निवेश के लिए धन के अभूतपूर्व स्तर को एकत्रित करना है। GCF की विशेषताएं, ग्रीन क्लाइमेट फंड की विशेषताएं, प्रारंभिक संसाधन जुटाने में $10 बिलियन से अधिक की वृद्धि की है। समय के साथ समन और अनुकूलन निवेशों के बीच 50-50 शेष के लिए लक्ष्य की प्रतिबद्धता। कम से कम 50% अनुकूलन धन कम विकसित देशों LDC, लघु द्वीप विकासशील राज्यों LDC और अफ्रीकी राज्यों सहित सबसे कमज़ोर देशों में जाता है। तो 50% जो है इन देशों में जाता है। निजी क्षेत्र सुविधा PSF के माध्यम से परिवर्तनकारी जलवायु संवेदनशील निवेशों में प्रत्यक्ष निजी क्षेत्र में भागीदारी, जोखिम उठाने की क्षमता जिसमें फंड को नवाचार और लाभ उठाने और अतिरिक्त वित्त पोषण में भीड़ का समर्थन करने की अनुमति मिलती है। परियोजना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लचीलापन देने वाले अनुदान, रियायती ऋण, अधीन ऋण, इक्विटी और गारंटी सहित वित्तीय विविधताएँ उपलब्ध हैं। संतुलित शासन संरचना को जो 12 विकसित और 12 विकासशील देशों के बीच आम सहमति आधारित निर्णय सुनिश्चित करता है। संतुलित आधारित संरचना जो 12 विकसित और 12 विकासशील देशों के बीच आम सहमति आधारित निर्णय सुनिश्चित करता है। कार्बन अधिग्रहण। कार्बन अधिग्रहण का अर्थ है भूमंडलीय तापन को कम करने हेतु वायुमंडलीय CO2 का दीर्घकालिक भंडारण। कार्बन जब्ती को बढ़ावा देने के कुछ उदाहरण हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन का असर। भौगोलिक स्थिति, बड़ी आबादी, कृषि पर उच्च निर्भरता और बड़ी आय असमानताओं के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के लिए भारत कमज़ोर पड़ता है। भारत जलवायु परिवर्तन से पहले ही प्रभावित हुआ है और अपने आने वाले वर्षों में इसके प्रभाव मजबूत होंगे। समुद्र तल वृद्धि के अलावा हिमालय ग्लेशियरों का पिघलना ग्लोबल वार्मिंग का एक और प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन ने पहले से ही हमारे मानसून को प्रभावित किया है। 1951 से हम हर वर्ष बहुत भारी बारिश हुई है। मध्यम बारिश के दौर कम हो रहे हैं। 2015 से के आरंभ में देश में गैर मौसमी बारिश और ओलों ने सर्दियों के फसल को नष्ट कर दिया। मानसून की इस बदलती प्रवृत्ति ने हमें बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के प्रति अधिक असुरक्षित बना दिया है और इससे भारी फसल नुकसान भी हुआ है। भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग जलवायु को ऐसे तरीकों में बदल सकती है जिन्हें हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्तियों और तीव्रताएं बढ़ सकती हैं, खासकर मानसून के बाद की अवधि में। कम से कम तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है, लाखों लोगों को स्थानांतरित कर सकते हैं। मुंबई और अन्य तटीय शहरों में भारी नुकसान हो सकता है। ओजोन परत क्षरण की समस्या। ओजोन एक जहरीली गैस है जिसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ओजोन वायुमंडल में अत्यंत दुर्लभ है। प्रत्येक 10 मिलियन अणुओं में से सिर्फ 3 के लिए लेखांकन ओजोन ऊपरी वायुमंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है, जो पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर के ऊपर है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत आवश्यक है क्योंकि यह सूर्य के अधिकांश हानिकारक अल्ट्रावायलेट बी रेज को अवशोषित करती है। यह पूरी तरह से घातक UVC विकिरण को प्रदर्शित करती है। ओजोन परत कम हो जाने पर अल्ट्रावायलेट बी विकिरण पृथ्वी पर पहुंचता है। नतीजतन त्वचा के कैंसर, नेत्र मोतियाबिंद, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, कम फसलों की पैदावार, समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों को नुकसान और कम मछली पकड़ने की पैदावार और पशुओं पर प्रतिकूल प्रभाव में वृद्धि हुई है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण वैज्ञानिकों को पहली बार पता चला कि मई 1985 में ओजोन परत कम हो रही थी और उनके निष्कर्षों की रिपोर्ट की गई। इस बीच पवन भारतीय और नासा के अन्य वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका पर एक बड़ा ओजोन छेद पाया और अगस्त 1985 में इसकी रिपोर्ट की। हालांकि ओजोन छेद ज़्यादातर अंटार्कटिका पर और वह भी एक साल में सिर्फ 2 महीनों के लिए हो रहा था, फिर भी यह मुद्दा गंभीर था और कोई भी उपग्रह चित्रों में छेद को देखा जा सकता था। ओजोन रिक्तीकरण। 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वातावरण में अलग हो गया और क्लोरीन परमाणु अलग हुआ। इससे ओजोन की कमी हुई। उसी प्रभाव के परिणामस्वरूप जब ब्रोमीन परमाणुओं को हलों द्वारा अलग किया गया। इस प्रकार CFC हेलोन ओजोन डिप्टीन सब्जेंस
ओडीएस के उदाहरण हैं। ओजोन क्षेत्र ज़्यादातर अंटार्कटिका पर और अधिक जगहों पर नहीं है जहां ओडीएस भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। मई और जून में अंटार्कटिका के ऊपर स्थित समताप मंडल में तेज़ हवाएं हवा की एक विशाल रिंग बनाता है जिसे ध्रुवीय भंवर कहा जाता है। अंटार्कटिक ध्रुवीय भंवर के अंदर के तापमान में इतनी कमी होती है कि जलवाष्प बेहद छोटे बर्फीले कणों में घुलनशील होते हैं जो ध्रुवीय स्ट्रेटोस्फियरिक बादल पीएससी का निर्माण करते हैं। पीएससी पर होने वाली विशेष प्रतिक्रियाएं ध्रुवीय समताप मंडल हवा और सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर क्लोरीन और ब्रोमीन प्रतिक्रियाओं को अंटार्कटिक वसंत ऋतु में ओजोन क्षेत्र पैदा करने की अनुमति देता है। अम्लीय वर्षा देख लेते हैं। एस्टी ग्रेन अम्ल वर्षा बनती है जब कुछ वायुमंडलीय गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वातावरण में या जमीन पर पानी के साथ गठबंधन करते हैं। बारिश में घुलने वाले CO2 को कमज़ोर एसिड कार्बोनिक एसिड में परिवर्तित किया जाता है, जबकि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मजबूत एसिड सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड होते हैं। हाल ही के दशकों में न केवल यहाँ अधिक अम्ल वर्षा हुई है लेकिन यह और भी अधिक व्यापक हो गई है। स्थानीय प्रदूषण को कम करने के लिए लंबे प्रदूषण कम करने वाले स्मोक स्टैक्स का उपयोग क्षेत्रीय वायुमंडलीय परिसंचरण में गैसों को जारी कर अम्ल वर्षा का प्रसार करने में योगदान दिया है। अम्लीय वर्षा अंततः ज़मीन पर गिरती है, कभी कभी उस क्षेत्र से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर जहां यह गठन हुई, और आमतौर पर कुछ दिन बाद अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के प्रभाव। अम्लीय मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। एसिडिफिकेशन प्लांट जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और वह जीवित रहने और बढ़ने के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों में आकर्षित नहीं कर पाते हैं। पेड़ विशेष रूप से कॉनिफर अपने पत्ते खो देते हैं और मर जाते हैं जब लंबे समय तक अम्ल वर्षा का सामना करते हैं। यह यूरोप, उत्तरी अमेरिका और जापान में जंगलों की गिरावट के लिए कई कारणों में से एक है। ऑर्किड, लाइकेंस और शैवाल जैसे पौधे एसिड के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। ऑर्किड, लाइकेंस और शैवाल जैसे पौधे एसिड के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। झीलों और नदियों पर गिरती अम्ल वर्षा ने उन्हें अस्पष्ट और बेजान बना दिया है। उदाहरण के लिए स्वीडन, नॉर्वे और कनाडा में हजारों झीलों को एसिड से अस्थायी रूप से प्रभावित किया गया है। अम्लीय जल में मछली की आबादी मर जाती है और इसी तरह की प्रजातियां जैसे ओक्टर, उभयचर और पक्षी जो अपने भोजन के लिए मछली पर निर्भर करते हैं भी प्रभावित होते हैं। अम्लीय हवा तथा एसिड बारिश लोगों को सीधे हानि पहुंचाती है। अम्ल वर्षा प्रभावित लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा सकती है जब वे प्रभावित झीलों या नदियों से मछली पकड़कर खाते हैं। अम्ल वर्षा से इमारतें और स्मारक प्रभावित होते हैं। ताजमहल एक इसका उदाहरण है। अम्ल वर्षा के कारण जल निकायों में मिट्टी के बाहर एल्युमिनियम के छिद्र हो जाता है। एल्युमिनियम मछली के लिए बहुत जहरीला है और मछलियों का शिकार करने वाले पक्षियों हेतु भी कभी कभी यह जानवरों को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, इसका थियरी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका MCQs करेंगे जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे। उसके बाद फिर आखिरी चैप्टर बचेगा इकोलॉजी का, वो कंप्लीट करके 1-2 क्लास में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ये 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका चालू होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी 10 नंबर का है। तो वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कर दिया करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।